Students, welcome to the series Current Affairs Online. My name is Amit and let's begin the session. The first topic is from Indian economy. PCA ruling on retrospective taxation. ठीक है, देखो थोड़ा सा ये इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज हो जाता है. ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये न्यूज अच्छी न्यूज नहीं है. ठीक है, लेकिन फिर भी हमें जानना है सब कुछ इसमें कि ये हुआ क्या है और क्यों ऐसा हुआ है. ठीक है, तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या है, ये पीसीए क्या है, ठीक है ना, सब कुछ हम लोग देखेंगे. और इफ़ यू वांट टू कैटेगराइज इट देन यू कैन कैटेगराइज इट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. इफ नॉट देन स्किप. Recently, the Permanent Court of Arbitration (PCA) has ruled that the Indian government was wrong in applying a retrospective tax on energy giant केयर्न पीएलसी. ये केयर्न पीएलसी एक कंपनी का नाम है. ठीक है, तो एक कंपनी है जिसके ऊपर इंडिया ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगाया था, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया था. और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है ये हेग में है. ठीक है, हेग नीदरलैंड में है. तो बहुत लोगों को ये बात तुरंत आ गया होगा दिमाग में कि जरूर ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक पार्ट है. तो नो, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ठीक है, हालांकि दोनों लगभग एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं लेकिन दोनों का एक दूसरे से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है. परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अलग है, लेकिन इस बात को भी याद रखना कि ये दोनों हेग नीदरलैंड से ही ऑपरेट होते हैं. अब इंडिया ने टैक्स लगाया था तो ये केस चला गया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में. ये एक इंटरनेशनल कोर्ट है. तो इसने इंडिया के एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट रूलिंग दिया है. इंडिया के कोर्ट्स ने जो रूल किया था कि हाँ इस कंपनी को टैक्स देना है इंडिया में, ये कंपनी यूके की है. ठीक है, तो इस कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना है. इस तरह का डिसीजन यहाँ के कोर्ट्स ने सुनाया था, बट उसके उलट परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अपना फैसला सुना दिया है. अब देखते हैं आगे कि इसमें क्या क्या होता है. द वर्डिक्ट कम्स barely 3 months after India lost arbitration to Vodafone PLC, public listed company, over the retrospective tax legislation and amendment. तो ये वर्डिक्ट barely 3 months after आ रहा है, 3 महीना पहले की बात है. इंडिया जो है वोडाफोन के सामने भी अपना केस हार चुका है. यही जो था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लेजिस्लेशन को लेकर के. ठीक है, तो बार बार आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर हम लोगों से क्या ऐसा चूक हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट से जिसके कारण कि हम लोगों को ऐसा देखना पड़ता है डिसीजन बार बार. चलिए देखते हैं इसको ठीक से. परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इस्टेब्लिश्ड इन 1899. तो ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1899 में, यानी कि बहुत पुराना कोर्ट है. ठीक है ना, अगर आप आईसीजे से कंपेयर करें तो उससे भी पुराना है. हेडक्वार्टर इन द Hague, Netherlands, an intergovernmental organization dedicated to serve the international community in the field of dispute resolution and to facilitate arbitration. ठीक है, तो ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये कोर्ट. ठीक है, डेडिकेटेड टू सर्व द इंटरनेशनल कम्युनिटी और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के फील्ड में ये अपना काम करता है. फैसिलिटेट आर्बिट्रेशन, जब दो पक्षों के बीच में दो साइड्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो जाता है तो वहाँ पर आर्बिट्रेशन करता है, यानी कि मध्यस्थता करता है. ठीक है ना, वो बीच का रास्ता निकालने में जो बीच एक पार्टी की तरह काम करता है, जो बीच का रास्ता निकालता हो, दोनों के बीच में सुलह कराता हो. आर्बिट्रेशन का मतलब आप मोटा मोटी सुलह समझ सकते हैं. एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बिटवीन स्टेट्स, और कंट्रीज के बीच में अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी अगर पॉसिबल है तो वो करता है. दिस इज द बेसिक वर्क ऑफ पीसीए. परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का अगर विकीपीडिया से एक स्नैपशॉट आप चाहते हैं तो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ. ठीक है, प्लीज़ इसे अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना. बेसिक बातें जो भी है पहले से कह दिया है मैंने, और एक बार अच्छे से इसे पढ़ लेना पॉज करके. मैं आगे चलता हूँ. और किसी किसी को अगर कन्फ्यूजन हो सकता है कि व्हाट इज आईसीजे, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ. तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, समटाइम्स नॉन एज वर्ल्ड कोर्ट, कुछ समय कभी कभी इसे वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है, इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यूएन. तो यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं. कौन कौन है जल्दी बताओ, मैं तो बता ही दूंगा.
उन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से ये एक ऑर्गन माना जाता है, जबकि पीसीजे के लिए ऐसा कुछ भी हमने नहीं कहा है, इसके लिए हमने कहा है। ठीक है, तो आईसीजे इज द ओनली इंटरनेशनल कोर्ट दैट adjudicates general disputes between different countries with its rulings and opinions reserving as primary sources of international law। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था मैं 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएनए बता दूंगा। यूएनओ, यूएन जनरल असेंबली यूएनजीए, ठीक है, यूएनजीए, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देख रहे हो ये कितना इंपॉर्टेंट है, 3rd नंबर में इसे रखा गया है। ये सब विकीपीडिया का स्नैपशॉट है। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जहां इंडिया परमानेंट मेंबरशिप चाहता है। यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 2006-07 में क्या हुआ था कि एक केर्न यूके था, वो ट्रांसफर्ड शेयर्स ऑफ केर्न इंडिया होल्डिंग्स टू केर्न इंडिया, on which income tax authorities slapped a tax demand of rupees 24,500 crore as it contended that Cairn UK had made capital gains। अब देखो, केर्न यूके जो था वो अपने एक सब्सिडियरी कंपनी केर्न इंडिया होल्डिंग्स के शेयर को ट्रांसफर करता है केर्न इंडिया को। ठीक है, ये 2 अलग अलग एंटिटीज उसने बना के रखे थे, केर्न इंडिया होल्डिंग्स, ठीक है, एंड द अदर वाज केर्न इंडिया। ध्यान से देखो, और ये दोनों किसके अंडर है? ये दोनों केर्न यूके के अंडर आता है। तो केर्न यूके ने इसके शेयर को यहां ट्रांसफर कर दिया। तो इनकम टैक्स का यह कहना था कि ये तो आपने इंडिया में स्टैब्लिश करके रखा था, तो इसे कैपिटल गेन्स हुआ। ठीक है, इसे कैपिटल गेन्स हो रहा है और इसलिए इसके ऊपर 24,500 करोड़ का हम टैक्स लगाते हैं। ओविंग टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ कैपिटल गेन्स, द कंपनी रिफ्यूज टू पे द टैक्स। कंपनी ने इस टैक्स को देने से मना कर दिया। कंपनी का कुछ भी कहना रहा हो, चलो ठीक है, कंपनी ये कह रही होगी कि ये कंपनी तो इसी कंपनी का एक पार्ट था, ये कंपनी इस केर्न इंडिया का ही पार्ट था, इसलिए इसने अगर कुछ पैसे इसमें ट्रांसफर किए हैं तो इसे आप कैपिटल गेन्स कैसे कहेंगे। ठीक है, ऐसा तर्क केर्न यूके का था और केस फिर जाता है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में और दिल्ली हाई कोर्ट में। और इन कोर्ट्स में जब केस जाता है, ऑब्वियस है कि फैसला यहाँ पर गवर्नमेंट के फेवर में ही आना था, बिकॉज किसी भी तरह से इंडिया के बाउंड्री के भीतर एक बहुत ह्यूज अमाउंट अंदर आया था, तो वो एफडीआई के अंदर आएगा ही और जो भी नॉर्म्स होंगे, जो भी टैक्स होगा वो उसे देना होगा ही। ये बात और है कि वो जो केर्न इंडिया होल्डिंग्स था वो केर्न यूके का ही एक सब्सिडियरी था और हर तरह से ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। चलिए ठीक है, उतना डीप में हम लोग नहीं जाते हैं। 2012 में क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट्स बजट रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडेड द टैक्स कोड। अब ये बहुत ही बड़ा गजब का बात हो जाता है कि रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडेड द टैक्स कोड। इंडिया बार बार इसमें जो है ना फंस जाता है, इंडियन गवर्नमेंट बार बार ये करती है और बार बार फंस जाती है, गिविंग इटसेल्फ द पावर टू गो आफ्टर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डील्स ऑल द वे बैक टू 1962 इफ द अंडरलाइंग एसेट वाज इन इंडिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने बजट में 2012 में ये रूल लाया था, जिसमें उसने रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर दिया था टैक्स कोड को और ये कहा था कि कोई भी मर्जर हो या कोई भी एक्विजिशन हो किसी भी कंपनी के द्वारा किसी भी दूसरे कंपनी का, और वो एसेट अगर इंडिया में अंडरलाई कर रहा है, किसी न किसी तरह से वो इंडिया में आ रहा है वो एसेट, तो फिर हम उस पर टैक्स लगाएंगे। ठीक है ना, पावर टू गो आफ्टर, ठीक है ना, हमें पावर है, इंडियन गवर्नमेंट को पावर है कि उसके ऊपर वो टैक्स लगाए। और ये रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया गया था, दैट मीन्स पीछे के डेट से लगाया गया था। ये पास तो भले ही 2012 में हुआ था, लेकिन ये अपना
रूलिंग कब से लगा रहा है? 1962 से लगा रहा है कि 1962 के बाद से जो कुछ भी ऐसा हुआ है उसके ऊपर हम ये रूलिंग करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज 2012 में हम ये रूल पास कर रहे हैं तो अब इसके बाद करेंगे। यहाँ कहा जा रहा था कि हम 2012 में भले ही पास कर रहे हैं लेकिन हम 1962 के बाद से हर केस में इस बात को लगाएंगे। तो यहाँ पर इंडिया के साथ एक प्रॉब्लम हो जाता है कि इंडिया हर बार ये रेट्रोस्पेक्टिव मेजर्स लगा करके फंस जाता है। वोडाफोन के भी केस में यही हुआ। वोडाफोन के भी केस में जो हच और वोडाफोन का मामला था उसमें भी यही हुआ था और वहाँ भी इंडिया को फाइनली हार ही मिली थी। इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिफीट ही मिला था वोडाफोन से। ठीक है, इन 2006-7 केन इंडिया यूके ट्रांसफर्ड शेयर्स ऑफ, चलो ठीक है ये सब बात हो गया। इन 2015 केन इंडिया पीएलसी कमेंस्ड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये 2015 की बात है कि केर्न एनर्जी पीएलसी ने कहा कि अब हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चाहते हैं, हमको अब इंडियन गवर्नमेंट पर कोई भरोसा नहीं है, ऐसा केर्न जो केर्न यूके है उसने कहा। द इंडियन गवर्नमेंट, अब देखो पीसीए का क्या रूलिंग आया, ये जो पीसीए है यूके का, सॉरी हेग का, ठीक है ना, तो इसका क्या रूलिंग आया है? इंडियन गवर्नमेंट मस्ट पे रफली 8,000 करोड़ इन डैमेजेस टू केरन। तो पीसीए का ये रूलिंग है कि इंडियन गवर्नमेंट पे करेगा 8,000 करोड़ रुपीज टू केरन एज डैमेज कंपेंसेशन। ठीक है ना, तो इसका कहना है किसका? पीसीए का, कि इंडियन गवर्नमेंट को इतना रुपया पे करना चाहिए केरन को, क्योंकि केरन को इंडिया ने डैमेज काउज किया है। ठीक है, केरन टैक्स इशू was not just a tax related issue but an investment related dispute। ठीक है, and therefore the issue comes under its jurisdiction। पीसीए का ये भी कहना था कि ये जो केर्न इशू है ये सिर्फ टैक्स रिलेटेड इशू नहीं है बल्कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट भी है और इसलिए ये इसके अंडर आता है। यानी कि जो भी कंट्री इसके मेंबर हैं, ये जो पीसीए है ये तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके अंडर जो भी इसके मेंबर हैं, इंडिया भी है, तो वो इस बात को अच्छे से मानता है हर एक मेंबर कि हम यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट होगा उसमें इस कोर्ट का जजमेंट को मानेंगे, या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट जहाँ कहीं भी है वहाँ पर इस कोर्ट को मैंडेट है अपना फैसला सुनाने का, वहाँ पर अपना ये इंटरफेरेंस कर सकता है, इसलिए ये कोर्ट अपना रूलिंग इतने स्ट्रांगली सुनाया है। द इंडियन गवर्नमेंट रेट्रोस्पेक्टिव डिमांड वाज इन ब्रीच ऑफ द गारंटी ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट। ठीक है, देखो एक बात जान लो, कंट्री कोई भी हो, पेन टेबलेट काम नहीं कर रहा ठीक से, कंट्री कोई भी हो, ठीक है ना, तो वहां पर जो टैक्सेशन होता है, टैक्सेशन का हमेशा कैनन ऑफ टैक्सेशन कुछ ना कुछ होता है, कैनन ऑफ टैक्सेशन कुछ ना कुछ होता है और ये कैनन ऑफ टैक्सेशन एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है कि ये फॉलो होना चाहिए। जैसे कि इंडिया में 3 कैनन ऑफ टैक्सेशन है। पहला है कैनन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, दूसरा है कैनन ऑफ सर्टेनिटी, ठीक है, और तीसरा है कैनन ऑफ इकोनॉमी। चलो देखो, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ इक्वालिटी, कैनन ऑफ इकोनॉमी, ये 3 कैनन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर इंडिया का जो कानून है वो एकदम स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करता है। कैनन मीन्स होता है एकदम प्रिंसिपल लॉ, कि कम से कम ये चीज़ तो मेंटेन रहना चाहिए। तो इंडिया में ऐसा लॉ है कि कुछ हो ना हो आप टैक्स लेने में इक्वालिटी जरूर मेंटेन रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी 2 एंटिटीज के बीच में आप बिना मतलब के आप अनइक्वल टैक्सेशन करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा है कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कि किसी भी आदमी को अपने बिजनेस करने से पहले या अपने प्रॉफिट अर्न करने से पहले ये पता हो, ये सर्टेन हो कि उसे कितना टैक्स पे करना है, ये बात उसे अच्छे से पता होनी चाहिए। जो भी कोई
अपना धंधा कर रहा है या फिर कोई काम कर रहा है, उसको जो भी प्रॉफिट होने वाला है जिस पर उसे टैक्स देना है, उसे ये अच्छे से पता होना चाहिए कि उसे कितना टैक्स देना है। दिस इज कॉल्ड कैनन ऑफ सर्टेनिटी। बस यहीं आकर के इंडियन गवर्नमेंट हार जाती है। यहाँ पर देखो, एक तो बात है कि इक्विटेबल ट्रीटमेंट की तो बात है ही, और साथ साथ दूसरी बात वो भी हो जाती है कि सर्टेन नहीं था पहले से। तो सर्टेन नहीं था तो कैनन ऑफ सर्टेनिटी का ब्रीच हुआ, और यहाँ पर तो कोई भी कोर्ट होगा, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी वोडाफोन के केस में यही सुनाया था कि आपने कैनन ऑफ सर्टेनिटी का वायलेशन किया है। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडियन गवर्नमेंट को फटकार लगाई थी और वोडाफोन इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गया था। ठीक है, वो हच को जो वोडाफोन मर्जर हुआ था, वह हच का वोडाफोन में, उस समय की बात मैं बता रहा हूँ। तो बार बार इंडिया को समझना चाहिए कि ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लाकर उल्टे अपना ही ये ग्राउंड खराब कर रहा है। देखो इससे होता क्या है, केयर इंडिया को तो इंडिया इतना रुपया पे करेगा ही, नो प्रॉब्लम, ठीक है, केयर इंडिया को तो इतना रुपया पे करेगा ही। लेकिन देखो पूरे वर्ल्ड में कितना छीछी लेदर मचा कि मतलब 2015 से लेकर के 2020 तक ये केस चला। इस बीच में जितने भी अच्छे अच्छे कंपनीज होंगे जो कि इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट लाना चाहते होंगे, आप सोच कर देखो कि क्या वो इस केस को देखने के बाद इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट लाना चाहेंगे? नहीं लाना चाहेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के साथ। ठीक है, मेरे ख्याल से सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ इकोनॉमी क्या होता है इसके बारे में भी जान लो कि किसी भी टैक्स अथॉरिटी को टैक्स कलेक्ट करने में, किसी भी टैक्स अथॉरिटी को टैक्स कलेक्ट करने में उतना ही खर्च करना चाहिए जितना कि जिससे कि टैक्स कलेक्शन प्रॉफिटेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 100 रुपये टैक्स में आने वाले हैं तो वो 100 रुपये टैक्स कलेक्ट करने के लिए आप बहुत अधिक करेंगे तो 10 रुपये कर सकते हैं। ठीक है, 10 रुपये खर्च करके आप 100 रुपये टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैनन ऑफ इकोनॉमी होगा कि आपने बहुत ही इकोनॉमी के साथ काम किया, 10 रुपये खर्च करके 100 रुपये वसूल के लाए, तो 90 रुपये आपने वसूले हैं लिटरली। ठीक है, लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि आप यहाँ पर इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में केस किए, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में केस किए, फिर पीसीए में केस चल रहा है और सब जगह से आपने खर्च कर दिया है 500 करोड़। ठीक है, 500 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए और फाइनली आप हार भी गए, उल्टे 8000 करोड़ आपको देना ही है, तो फाइनली आपको खर्चा हुआ 8500 करोड़। तो दिस ऑल्सो वायलेट्स, दिस इज ऑल्सो द ब्रीच ऑफ कैनन ऑफ इकोनॉमी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि टैक्सेशन के जो तीनों कैनन्स हैं एक तरह से कहीं ना कहीं ब्रीच किया है इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। आई एम सेइंग दिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस जजमेंट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैनन्स। मुझे लगता है कि इतना तो मैं कह ही सकता हूँ, बिकॉज गवर्नमेंट का पैसा यानी कि हमारा पैसा, और हमारा पैसा अगर इतना रुपया बिना मतलब का जा रहा है, अगर हम यहीं आर्बिट्रेट कर लेते और हम इस बात को मानते कि हमने रेट्रोस्पेक्टिव मेजर्स लाकर कुछ गलती की है तो उनको कुछ थोड़ा सा रिबेट दे देते, तो शायद बात यहीं पर सिलट सकती थी। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का इतना छीछी नहीं मचता, इतना छीछा लेदर नहीं होता, और हम लोग ठीक ठाक अपने जगह पर रहते। ओके, द सेंटर हैड फेल्ड टू अपहोल्ड इट्स ऑब्लिगेशन, ठीक है, अपहोल्ड इट्स ऑब्लिगेशन अंडर द यूके इंडिया बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। ठीक है, तो सेंटर ने यानी कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो एक ट्रीटी किया था यूके के साथ, ठीक है ना, यूके इंडिया बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो इंडिया ने किया था, एंड इंटरनेशनल लॉज इन सीकिंग टैक्स पेमेंट्स फ्रॉम द कंपनी फॉर इट्स बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। तो ये दोनों चीजों का इंडिया ने ब्रीच किया है अकॉर्डिंग टू पीसीए। ठीक है, इंडिया स्टैंड, इंडिया का स्टैंड क्या है? गवर्नमेंट विल स्टडी, चलिए भैया स्टडी करना है, स्टडी करने दीजिए। तो गवर्नमेंट विल स्टडी द अवार्ड एंड ऑल इट्स एस्पेक्ट्स केयरफुली इन द कंसल्टेशन विद इट्स काउंसिल। तो ये सब चीज़ें अभी होने को है, देखा जाएगा वो। अब ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है, तो इस बारे में मैंने बता दिया है कि इट अलाउज अ कंट्री टू पास अ रूल ऑन टैक्सिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स, आइटम्स और सर्विसेज एंड डील्स एंड चार्ज कंपनीज फ्रॉम अ टाइम बिहाइंड द डेट ऑन विच द लॉ इज पास्ड। मैंने कहा ना
कि ये भले ही 2012 में पास हुआ था, ठीक है, 2012 में ये लॉ पास किया गया था, लेकिन इसे रेट्रोस्पेक्टिवली कब से शुरू किया गया था, कब से लागू किया गया था, 1962 से। ये कहा गया था कि 1962 के बाद से जो भी इस तरह का केस हो रहा है वहां हम यही लॉ लगाएंगे, तो वहां हम लोग फंस गए थे। कंट्रीज यूज दिस रोट टू करेक्ट एनी एनोमलीज इन देयर टैक्सेशन पॉलिसीज। तो कंपनी जो है ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का यूज करता है, किसी भी तरह का कोई चूक उससे पहले से हो गया है, किसी भी तरह का लूप होल अगर रह गया है, ठीक है ना, बहुत सारा लूप होल रह जाता है किसी किसी लॉ में, और उसका फ़ायदा बड़े बड़े कंपनी उठाते हैं, और इस तरह का लूप होल को वो कंट्री क्या करता है कि रेट्रोस्पेक्टिव मेजर्स लाकर ठीक करता है, यानी कि पुराने डेट से। लेकिन वो कैनन ऑफ टैक्सेशन का जो कैनन ऑफ सर्टेनिटी है उसका वायलेशन है, दैट्स वाई वहाँ पर गवर्नमेंट्स को बहुत बार मुँह की खानी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम इंडिया मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए, तो सिर्फ इंडिया नहीं है ऐसा, यूएसए, यूके, ठीक है, नेदरलैंड्स जहाँ पर ये कोर्ट है, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया एंड इटली हैव रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स्ड कंपनीज। तो इन लोगों ने कंपनीज को रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स किया है, एंड दैट्स वाई वी कैन से कि केवल हम ही नहीं हैं, बाकी लोग भी हैं, और अगर रूल्स होते हैं तो सबके लिए होना चाहिए, ठीक है ना, कैनन ऑफ इक्वालिटी यहाँ भी होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन पॉलिटी से ये टॉपिक है इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। देखो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात जान लो, ऐसे मैं बताऊंगा सेशन के भीतर भी, लेकिन शुरू करने से पहले भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मतलब होता है एक कागज जो आप बैंक से खरीदते हैं, हर 2 महीने या 3 महीने पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक खास डेट तय होता है कि उस डेट में जाकर आप अपना नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बताएंगे, और वहाँ से आप 5 रुपये से लेकर के शायद 5 लाख तक का है, जो भी है, मुझे अभी भी ठीक से याद नहीं है, बता दूंगा अभी मैं, तो इतने रुपए तक का कूपन मिलता है, 5 का कूपन, 10 का कूपन, 5 लाख तक का कूपन, जो भी कूपन है आप वो कूपन खरीद सकते हैं एसबीआई से। और एसबीआई को जब आप रुपए देंगे तो जैसे कि आप किसी भी बैंक में अगर आप 1 लाख या फिर 50,000 से ऊपर का पेमेंट करते हैं या फिर कुछ करते हैं, विथड्रॉवल करते हैं, तो वहाँ आप अपना पैन कार्ड जरूर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है कि पैन कार्ड आपको देना है, ठीक है। आप चाहें तो अपना पहचान छुपाते हुए या फिर पहचान देते हुए भी, शायद नाम लिखना बहुत अनिवार्य है, तो अभी हम लोग देखेंगे उस चीज़ को, बहुत ही डिटेल में जाकर देखेंगे। मैं आपको बस एक रफ व्यू देना चाहता हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होता क्या है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वही है कि एसबीआई से हमने वो बॉन्ड खरीदा, ठीक है, और वो बॉन्ड ले जाकर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को दे देते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टी का ये जिम्मेदारी होगा कि 15 दिन के भीतर वो बॉन्ड, वो कूपन लेकर बैंक जाए, और जितने रुपए का वो कूपन है उतना रुपया उस पॉलिटिकल पार्टी के, वो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडिया में, ठीक है ना, और उसका एक अकाउंट होना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ऑथोराइज एक अकाउंट होना चाहिए। तो एसबीआई क्या करेगा कि जितने रुपए का वो कूपन होगा उतना रुपया इस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, और ये करने का समय होता है 15 दिन, उसके भीतर इसे करना है। यहाँ पर होता यह है कि पॉलिटिकल पार्टी चाहे तो अपना एक रजिस्टर मेंटेन कर सकती है, ठीक है, अपना एक रजिस्टर मेंटेन कर सकती है कि मुझे किसने पैसे दिए, कितने पैसे दिए, वो आदमी कहाँ का था, उसका पैन कार्ड नंबर क्या था, ये सब डाटा वो इसमें रख सकता है। कौन? पॉलिटिकल पार्टी इसमें डाटा रख सकता है। लेकिन ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का अपना एक रूल है, या फिर इसका अपना जो मेजर्स है, उसमें ये है पहले से मेंशन कि पॉलिटिकल पार्टी कैनॉट बी फोर्स्ड टू शो दोज डाटा। पॉलिटिकल पार्टी को फोर्स करके वो डाटा नहीं निकाल सकते हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत वो डाटा टोटल का टोटल दे दो, ठीक है ना। दिस इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी। अब इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सीआईसी के बारे में भी जान लो कि सीआईसी क्या है। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी, द हेड बॉडी या द लीड बॉडी
फॉर इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हैज़ नाउ रूल्ड दैट, उसने अपना एक फैसला सुनाया है, द डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी, जो भी आइडेंटिटी है यानी कि जिसने भी पैसे दिए पॉलिटिकल पार्टी को, तो पॉलिटिकल पार्टी अगर उसको डिस्क्लोज करती है, दैट मीन्स डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम डोनर्स will not serve any larger public interest and will violate provisions of the act itself। ठीक है, तो कुछ प्रोविजंस है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ऑफिसर्स के बारे, या देखो आप आरटीआई का यूज कर सकते हैं लेकिन उसकी अपनी एक सीमा है, ठीक है ना। हर एक जो लिबर्टी दी जाती है सिटीजन को, कुछ ना कुछ चेक एंड बैलेंस लगा कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी आईएएस ऑफिसर से ये तो नहीं कह सकते हैं ना कि आपने रात में कौन सा टेबलेट लिया है, आरटीआई लगाकर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, बिकॉज वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। आप कहीं भी कुछ भी वैसा ही पूछ सकते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, जनहित में होता है, ठीक है। उसी से रिलेटेड कोई बात आप किसी भी ऑफिसर से आरटीआई लगाकर पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर जो सीआईसी है इसका कहना है कि अगर कुछ भी आप ऐसा पूछते हैं और वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होता है तो वो एक्चुअली क्या होगा, वो डिस्क्लोजर इसी एक्ट का वायलेशन हो जाएगा, बिकॉज ये एक्ट राइट टू प्राइवेसी को बहुत वैल्यू देता है, उसके अंदर ही कुछ करना होता है। चलो देखो, अब मैंने पहले बताया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, अब फिर से एक बार अच्छे से देख लो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड इज अ financial instrument for making donations to political parties. The bonds are issued in multiples of rupees 1000, rupees 10,000, I'm sorry मैंने 5 रुपए से कह दिया था, चलो ठीक है, वो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लो कि एग्जाम्पल था, और 1 लाख एंड 10 लाख एंड 1 करोड़, तो 1 करोड़ तक का है। चलो देखो, याद रखना, मैं भी याद कर लेता हूँ आपके साथ कि 1000 से लेकर के 1 करोड़ तक का यहाँ पर कूपन मिलता है। दोज कूपन्स आर कॉल्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स। उन कूपन को लेकर के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाए तो फिर बैंक उस पॉलिटिकल पार्टी के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दे, और एक आम आदमी इसे खरीद कर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है जिसे वो पसंद करता हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑथोराइज्ड, पहले ही बता दिया था मैंने कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑथोराइज्ड है दीज बॉन्ड्स विच आर वैलिड फॉर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस। जिस डेट को ये इशू होगा 15 दिनों के भीतर, मैंने बताया था अभी तुरंत, 15 दिनों के भीतर पॉलिटिकल पार्टी को वो कूपन लेकर के जाना है। जिस डेट को वो इशू हुआ है उसके 15 दिनों के भीतर पॉलिटिकल पार्टी वो कूपन लेकर बैंक जाएगा और जल्दी से उसे रिडीम कराएगा। द बॉन्ड्स आर रिडीमेबल इन द डेजिग्नेटेड अकाउंट एज अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक डेजिग्नेटेड अकाउंट होता है और उसी अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर होंगे, ठीक है। द बॉन्ड्स आर अवेलेबल फॉर परचेज बाय एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति इसे खरीद सकता है, हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया और इनकॉर्पोरेटेड और एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 10 डेज ईच इन द मंथ्स ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। तो ये किन किन महीनों में खरीदा जा सकता है? JAJO, ठीक है, JAJO, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, एज में बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। A person being an individual can buy bonds either singly or jointly with other individuals। सपोज किसी के पास 500 रुपए ही हैं, ठीक है, और दूसरा कोई एक और बंदा है जिसे 500 रुपए हैं, और दोनों के दोनों एक्स पार्टी को पसंद करते हैं और 1000 रुपीज डोनेट करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, दोनों ज्वाइंटली जाकर 1000 रुपये का बॉन्ड खरीद कर ले जाकर पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। डोनर्स नेम इज नॉट मेंशन्ड इन द बॉन्ड। ये सबसे बड़ी बात है कि जो बॉन्ड या जो भी कूपन खरीदेगा वो लोग, उसमें डोनर का नाम मेंशन नहीं होता है, डोनर का नाम कहीं लिखा हुआ नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा, आप इसे लूप होल कह सकते हैं या फिर राइट टू प्राइवेसी का एक मेजर कह सकते हैं। द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अलाउज सिटीजन्स एंड कॉर्पोरेट्स टू बाय मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स from the State Bank of India and donate them to political parties who can redeem them for money within 15 days, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है और आप समझ रहे हैं। चलो
According to the Association for Democratic Reforms, political parties have received a total of 12,452 electoral bonds worth rupees 6,210.39 करोड़ टिल जनवरी 2020। ठीक है, तो एक एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उसने अपना ये डाटा रिवील किया था कि पॉलिटिकल पार्टी ने टोटल 12,452 इलेक्टोरल बॉन्ड्स पाए हैं और टोटल उनको पैसे कितने मिले हैं, रुपीज 6210.39 करोड़। अब सोच के देखो, यानी कि लगभग ऑन एन एवरेज अगर आप देखें, ऑन एन एवरेज 6210.39 करोड़ है, ठीक है, अपॉन 12,452, इतना ही यहाँ पर है, यहाँ करोड़ नहीं है लिखा हुआ, इतना ही बॉन्ड्स है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेट करें अगर, तो आपको समझ में आने लगेगा। ये तो 1000 है, ठीक है ना। आप अगर इसे ठीक से कैलकुलेट करें तो ऐसा लगेगा आपको कि एक एक बॉन्ड कम से कम करोड़ में ही है, लाख में तो किसी, ऑन एन एवरेज कह रहा हूं, ऑन एन एवरेज हर बॉन्ड लग रहा है जैसे कि करोड़ में ही खरीदा गया होगा, यानी कि 5 करोड़, 10 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ ऐसे का ही बॉन्ड खरीदा गया है। हर बॉन्ड का कैपेसिटी करोड़ से नीचे का किसी का लग ही नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरह से ये लोग खरीदते हैं, 12,452 इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, वो लोग अगर 50 लाख करके खरीदते हैं तो जाकर के होगा इन लोगों के पास 6,000 करोड़। अब सोच के देखो कि क्या 12,452 जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे एवरेज अगर बात करते हैं तो 50 लाख के सारे बॉन्ड्स लगभग में आते हैं। तो बहुत ही बड़ा कंसर्न है, क्योंकि सारे के सारे लोग 50 लाख के बॉन्ड लगभग खरीद कर दे रहे हैं, ठीक है ना, कुछ तो बहुत ज़्यादा ही दे रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि आखिर ये पैसे दे कौन रहा है। तो दोनों तरफ से अगर देखें तो दोनों तरफ से कंसर्न है। अगर पता चल जाता है कि कौन दे रहा है तो राइट टू प्राइवेसी का वहाँ पर बात आ जाती है कि राइट टू प्राइवेसी हमारा छिन रहा है। और अगर नहीं पता चलता है तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि 50 लाख रुपए बहुत बड़े रकम होते हैं और ईच बॉन्ड का एवरेज वही आ रहा है कि हर बॉन्ड लगभग 50 लाख करोड़ का है। तो इतने रुपए कौन दे देता है भाई? और अगर दे देता है 50 लाख रुपए हर बॉन्ड में तो फिर ज़रूर उनका नाम बाहर आना चाहिए, ऐसा भी एक लॉजिक है। तो ये सारी बातें हैं। कंसर्न्स क्या है वो देख लीजिए। एनोनिमिटी कि मतलब पता ही नहीं चलता है कि कौन दे रहा है। इन 2019 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पॉलिटिकल पार्टीज हु हैड रिसीव्ड डोनेशंस फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड्स मस्ट सबमिट डिटेल्स टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नो डाउट सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना ये रूलिंग किया ही है। दिस अंडरकट्स अ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, द राइट, the freedom of political information, which is an integral element of article 19(1)(a) of the constitution। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन कि पॉलिटिक्स में क्या क्या हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन हमें ठीक से मिले, दिस इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन एंड दिस हैज बीन सपोर्टेड बाय द आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ब्लैक मनी की बात हो रही है कि अच्छा खासा ब्लैक मनी भी इसमें जा रहा है, बिकॉज मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने जाते हैं तो आपको वहाँ पैन कार्ड देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, परमानेंट अकाउंट नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे कैश में इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद कर ले जाकर पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टी उसे रिडीम कर सकती है। तो ये तो ब्लैक मनी की बात हो गई। एलिमिनेशन ऑफ ए कैप ऑफ 7.5% ऑन कॉर्पोरेट डोनेशंस, एलिमिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट टू रिवील पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस इन प्रॉफिट एंड लॉस statements, and also the elimination of the provisions of that a corporation must be 3 years in existence undercuts the intent of the scheme। तो देखो एक बात है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इससे पहले भी जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में चंदा देने की बात थी, डोनेट करने की बात थी, तो उसमें बहुत सारी बातें थी, जैसे कि कैप ऑफ 7.5% था कॉर्पोरेट डोनेशंस में, ठीक है, रिक्वायरमेंट टू रिवील पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें थी पहले।
और उन सब को एलिमिनेट कर दिया गया। तो इससे ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसकी मंशा समझ में आती है कि कहीं ना कहीं ये कुछ कुछ चीज़ों पर पर्दा डालने का काम किया है, कुछ कुछ बातों पर यहाँ पर पर्दा डाला गया है। एनी ट्रबल्ड डाइंग कंपनी कैन डोनेट एंड an unlimited amount anonymously to a political party, giving them to convenient channel for business to round trip their cash parked in tax havens for a favor or advantage granted in return for something। देखो कंसर्न बहुत सारा है, एक कंसर्न यहाँ पर बात उस पर चर्चा हो रही है, डिस्कस हो रहा है कि एक जो कंपनी है फुल्ली अब डूब चुका है या डूबने वाला है, ठीक है, बैंकरप्सी के कगार पर आ गया है, तो वो रूलिंग गवर्नमेंट को बहुत सारा कैश दे सकता है और वो रूलिंग पार्टी को बहुत सारा कैश दे सकता है और वो पार्टी फिर उसी के लिए राउंड ट्रिप करके वो कैश को फिर से टैक्स हेवंस में डाल करके फिर से उस कंपनी को लौटा कर दे सकती है अपना कुछ कमीशन लेकर के। और इस तरह से ये एक नया गोरख धंधा शुरू हो सकता है अगर यहाँ पर किसी भी तरह का एनोनिमिटी स्टे करता है, तो फिर ये सब चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल सकती है। और डिफीटेड ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पर डिफीट किया जा रहा है क्योंकि पब्लिक स्क्रूटनी द आइडेंटिटी ऑफ द कारपोरेट्स एंड मनी बैग्स और एसिमेट्रिक ओपेसिटी। अब देखो जो रूलिंग गवर्नमेंट होगा वो तो जान सकता है ना, रूलिंग गवर्नमेंट इज ऑलवेज इन अ पोजीशन टू नो हु इज द डोनर बिकॉज द बॉन्ड्स आर परचेज थ्रू द एसबीआई। बॉन्ड्स जो है वो एसबीआई से खरीदे गए हैं, इसलिए रूलिंग गवर्नमेंट तो बहुत अच्छे से निकाल सकती है। उसके पास एसबीआई का सीसीटीवी कैमरा फुटेज होगा, उसके पास जो एसबीआई में उसने नाम लिखे हैं उस डोनर का वो नेम का पूरा रजिस्टर है। तो यहाँ एसिमेट्रिक ओपेसिटी है, जो रूल में नहीं है, जो छोटा मोटा पार्टी है वो तो बेचारा एसबीआई जाएगा तो उसे वहाँ से डांट कर ही भगा दिया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी है उसको तो सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो यहाँ पर एसिमेट्रिक ओपेसिटी आ जाता है, किसी के पास खूब सारा इन्फॉर्मेशन, किसी के पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो अगर मुझे मन भी कर रहा है कि जो कल कोई पार्टी खड़ा हुआ है और मैं उसे जाकर 5 लाख रुपया चंदा दूं, तो डर के मारे मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज मैं अगर 5 लाख रुपया चंदा उसे देता हूं तो कल को रूलिंग पार्टी मुझे फ़ोन करके बोल सकता है कि तुमने 5 लाख उसे दिया, चलो मुझे 10 करोड़ दे दो। तो इस तरह से बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए जो छोटे पार्टी हैं उनका डेवलपमेंट बिल्कुल से बिल्कुल एकदम रुक जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये पावर स्ट्रगल का भी एक पार्ट है। अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में जान लो कि ये 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है ना, अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जाहिर सी बात है किसी एक्ट के अंदर अगर किसी इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया है तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी तो है, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं हो सकता है। ऑल ऑफ अस नो। कंपोजिशन इसका देख लो अच्छे से, ठीक है, अपॉइंटमेंट, टेन्योर, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लो, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अपॉइंटमेंट में। प्राइम मिनिस्टर एज ए चेयरपर्सन होते हैं और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो कमिटी इस तरह से बनती है, ठीक है ना, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच ए टर्म एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और until they attain the age of 65 years whichever is earlier। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब कर देगी जितने टर्म्स के लिए एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को सीट पर बिठाएगी, अपॉइंट करेगी, वो उतने दिनों तक के लिए होगा या फिर 65 सालों तक के लिए होगा, जो पहले आ जाए। ओके, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। एक बार अगर कोई सीआईसी बन गया और अपना टेन्योर पूरा कर लिया तो उसे फिर रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। पावर एंड फंक्शंस ऑफ सीआईसी। तो सीआईसी के क्या पावर्स एंड फंक्शंस हैं? इट इज द ड्यूटी ऑफ द कमीशन, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू ए कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट अंडर आरटीआई 2005। द कमीशन कैन ऑर्डर एन इंक्वायरी into any matter if there are reasonable grounds suo motu power, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो, द कमीशन ऑब्जर्व दैट डिस्क्लोजर ऑफ द नेम्स ऑफ डोनर्स एंड द डोनीज मे बी कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब क्या होता है? ब्रीच, वायोलेशन, ठीक है ना,
of provisions contained in section 81EJ of the RTI Act. The said sections exempt a public authority to give a citizen information available to a person in its fiduciary relationship unless the competent authority is satisfied that the larger public interest warrants the disclosure of such information. तो बहुत बड़े पब्लिक के पास ये इंफॉर्मेशन जाने से उस व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक. दिस टॉपिक इज फ्रॉम द मॉड्यूल गवर्नेंस. अपडेटिंग सेंसस रजिस्टर्स. हम सब जानते हैं कि एवरी 10 ईयर्स पर, हर 10 वर्ष पर हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज होता है जिसे कहा जाता है सेंसस. ठीक है, हिंदी में हम लोग इसे जनसंख्या भी जानते हैं, जनसंख्या सर्वेक्षण, इस तरह से पॉपुलेशन सेंसस, इस तरह का कुछ हम लोग जानते हैं. बस इसी बारे में कुछ हमें करंट अफेयर्स देखना है. एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी तो ये कैटेगराइजेशन है, ऑल ऑफ अस नो. चलिए आगे बढ़ते हैं. द ऑर्डर क्या आया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का, आरजीआई का, टू ऑल द स्टेट कोऑर्डिनेटर्स टू अपडेट नेम्स ऑफ एन एरिया, लोकेलिटी, कॉलोनी और अ बिल्डिंग इन द चार्ज रजिस्टर. देखो, वो जो एक रजिस्टर होता है जिसमें कि ढेर सारे डिटेल्स होते हैं. अब तो खैर रजिस्टर नहीं कह सकते हैं, डाटाबेस में भी होता है, जो भी हो. तो ये जो पूरा डिटेल है कि कौन सा घर कहाँ है, किस मोहल्ले का नाम क्या है, कितने लोग यहाँ रहते हैं, कितनी भाषा बोली जाती है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड अ चार्ज रजिस्टर. ठीक है, तो उसमें कहा गया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का ये रिटन लेटर है, रिटन ऑर्डर है टू ऑल स्टेट कोऑर्डिनेटर्स टू अपडेट नेम्स ऑफ एन एरिया, लोकेलिटी, कॉलोनी और द बिल्डिंग इन द चार्ज रजिस्टर. तो क्या है ये पूरा का पूरा कंसेप्ट, इसको ठीक से समझेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं. चार्ज रजिस्टर क्या है तुरंत मैंने बताया. शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एमंग इनमरेटर्स एंड मार्क्स द हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स HLB टू बी विजिटेड बाय ईच ऑफिशियल. ठीक है, तो चार्ज रजिस्टर वो रजिस्टर है जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क दिखाया जाता है अमंग इनमरेटर्स. जो भी वहाँ पर जनगणना करने जाएंगे उसे इनमरेटर्स कहा जाता है. ठीक है, जो घर घर घूमकर सर्वेक्षण करते हैं उसे इनमरेटर्स कहा जाता है. तो उनको जो एक रजिस्टर दिया जाता है जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा चार्ज होता है. ठीक है ना, उनको ये अधिकार होता है कि वो किसी के भी घर जाकर पूरा का पूरा प्राइवेसी तो नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन एक सरफेस लेवल पर उनको पूछने का अधिकार दिया जाता है सरकार के द्वारा. दैट इज़ द चार्ज, दैट इज़ द पावर गिवन टू द इनमरेटर्स टू गो ईच हाउस एंड गैदर सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. दिस इज़ अ वेरी ग्रेट वर्क एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड चार्ज रजिस्टर, क्योंकि उसी रजिस्टर के कारण उनको ये पावर मिलता है. ठीक है, अब देखो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया क्या है, ये पोस्ट क्या है और इसका क्या वर्क है साइन किया हुआ, उसको ठीक से देखो. सेंसस ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप ऑन एन एड हॉक बेसिस. एड हॉक का मतलब क्या होता है? एड हॉक का मतलब होता है टेम्पोरेरी. ठीक है, टेम्पोरेरी बेसिस पर होता था सेंसस ऑर्गेनाइजेशन टिल द 1951 सेंसस. ऑल ऑफ अस नो 1947 में क्या हुआ था, कमेंट सेक्शन में बता दो. तो 1947 में जो भी हुआ था उसके बाद 1951 से जो सेंसस हो रहा है उसके लिए तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, लेकिन 1951 तक जो भी सेंसस ऑर्गेनाइजेशन होता था जिसके द्वारा सेंसस किया जाता था वो एड हॉक बेसिस पर होता था. एड हॉक बेसिस मीन्स टेम्पोरेरी, क्योंकि हर 10 साल पर होना था, हर 10 साल पर होना था और हर 10 साल पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता था, काम खत्म होता था, यानी कि सेंसस होने के तुरंत बाद उसे फिर टर्मिनेट कर दिया जाता था उस ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि वो परमानेंट नहीं था, टेम्पररी था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1949 एस्टेब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर रजिस्ट्रार जनरल एंड एक्स ऑफिसियो सेंसस कमिश्नर. ठीक है, तो याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर इसे इस्टेब्लिश भी किया गया था और आज भी जो सेंसस का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ही चलता है. ठीक है, अंडर रजिस्ट्रार जनरल एंड एक्स ऑफिसियो सेंसस कमिश्नर के अंडर चलता है. ठीक है, इंडिया टू डेवलप सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, इट्स ग्रोथ etc. अब देखो आगे, later this office was also entrusted with the responsibility of
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 इन द कंट्री। तो देखो जैसे ही परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो फिर परमानेंट वर्क भी उसके पास आ गया। क्या आ गया? तो जितने भी बर्थ और डेथ के रजिस्ट्रेशन है ये सब इम्प्लीमेंट कंट्री में, जो भी ये एक्ट बनाया गया था रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, इसका इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी भी इसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दी जाती है। तो आज जो हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट आता है, आज जो हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट किसी का डेथ होने के बाद मिलता है, ठीक है ना, तो ये सब सर्टिफिकेट हमें जब मिलता है तो उसमें हमें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, यही समझ लीजिए कि वो सुप्रीम है, ठीक है। पूरा का पूरा जो ये ऑपरेशन है, पूरा का पूरा ये एक्ट जो रेगुलेट होता है, ये इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रेगुलेट होता है। इट अरेंजेज, कंडक्ट एंड एनालाइजेस द रिजल्ट्स ऑफ द डेमोग्राफिक सर्वेज ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग सेंसस ऑफ इंडिया एंड लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सिर्फ सेंसस ऑफ इंडिया ही करना ये काम नहीं है, इसका लिंग्विस्टिक सर्वे भी करना इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा हिस्टोरिकल अगर सिग्निफिकेंस ले तो वो भी देख लो ठीक से। द डेसेनियल सेंसस ऑफ इंडिया हैज़ बिन कंडक्टेड 15 टाइम्स। कितने टाइम हो गया है बच्चों? 15 टाइम्स। 15 टाइम्स अब तक में ये हो चुका है 2011 तक। अगर ये 2021 में रिपोर्ट छप जाती है तो उसके बाद कहेंगे कि अब तक ही में ये 16 टाइम्स हो चुका है। कितने बार हुआ है? 16 टाइम्स अब तक में सेंसस हो चुका है। वेल इट हैज़ बीन अंडरटेकन एवरी 10 ईयर्स बिगनिंग इन 1872। याद रखना कब से शुरू हुआ था? 1872 पर, 1872 में ये सेंसस का वर्क शुरू हुआ था। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मायो के सुपरिंटेंडेंस में लॉर्ड मायो ने इसे शुरू करवाया था 1872 में। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज टेकन इन 1881। तो 1881 में पहला सेंसस हुआ था हम लोगों का कंप्लीट, एंड दैट्स वाई ईच 10 ईयर्स यही अभी तक चलता आ रहा है कि हर 10 साल में एक सेंसस रजिस्टर, एक सेंसस रिपोर्ट हमारा पब्लिश हो जाता है। और इस तरह से हम लोगों के यहाँ अब तक में 15 टाइम्स सेंसस का पब्लिकेशन हो चुका है। पोस्ट 1949 इट हैज़ बीन कंडक्टेड बाय द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इतनी सारी बातें हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्लीज़ इसको अच्छे से नोट करना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पेन पेपर नहीं है तो इंश्योर करो कि बाद में इसे नोट करोगे कि 2011 तक में 15 बार हो चुका है। ये शुरू हुआ था 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मायो के अंडर में, और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ओवरकम हो पाया था 1881 में। बिकॉज फर्स्ट टाइम करना इतना ईजी नहीं होगा। सबसे पहली बात होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना, वर्क असाइन करना, और वो पहली बार हो रहा था तो हर एक जो इंस्टीट्यूशन आज सिर्फ वर्क करता है वो इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर भी खड़ा करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होगा। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली बहुत टफ टास्क होगा। और कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ जो फ्यू गुड वर्क्स जो इंडियन पीपल के टुवर्ड्स किए थे उसमें से ये एक आप समझ सकते हैं कि सेंसस भी उसमें से एक था। हालांकि इसमें भी उसका अपना इंटरेस्ट था, लेकिन फिर भी चलो मान लिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंट लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इज टू प्रेजेंट एन अपडेटेड लिंग्विस्टिक सिनेरियो। तो अभी बस यही काम है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया को क्यों इसमें इंक्लूड किया जाता है? टू प्रेजेंट एन अपडेटेड लिंग्विस्टिक सिनेरियो। देश में लिंग्विस्टिक सिनेरियो कैसा है, कितने भाषाएं लुप्त हो गई हैं, कितने भाषाओं का विकास हुआ है, कोई भाषा टूट के तो कुछ दूसरा डायलेक्ट नहीं बन गया। तो इन सब चीज़ों का एक सर्वे होता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स नेसेसरी इनपुट्स टू द सोशल एजुकेशनल प्लानर्स इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स फॉर देयर प्लानिंग टू अटेन द इनवाइसेड गोल्स। तो ये तो हुई, आप अब अच्छे से देख लो कि जाहिर सी बात है सेंसस क्यों किया जा रहा है। तो एक नेसेसरी इनपुट मिल जाए कि कहाँ किस तरह का हालात है, और एजुकेशनल या फिर सोशल प्लानर्स को ये मौका मिले कि वो उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लानिंग करे कि कहाँ किस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाना है, ताकि सबका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो सके। फर्स्ट लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड बाय जॉर्ज अब्राहम गैरिसन इन 1928। 1928 में जॉर्ज अब्राहम गैरिसन ने फर्स्ट लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया को पब्लिश किया था। ओके, जॉर्ज अब्राहम गैरिसन ने 1928 में फर्स्ट लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया को पब्लिश किया था।
द पोजिशन ऑफ रजिस्ट्रार इज यूजुअली हेल्ड बाय अ सिविल सर्वेंट होल्डिंग द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो रजिस्ट्रार का पोस्ट किसको मिल सकता है? एक ऐसा सिविल सर्वेंट का मतलब आईएएस या आईपीएस ऑफिसर होता है, लेकिन यहाँ पर आईएएस ही समझेंगे हम ठीक से। तो एक ऐसा आईएएस ऑफिसर, सिविल सर्वेंट होल्डिंग द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी, ठीक है ना, तो उसके इक्विवेलेंट होता है ये पोस्ट। अब बात करते हैं एनपीआर के बारे में। एनपीआर इज ए रजिस्टर ऑफ द यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। इट इज प्रिपेयर्ड एट द लोकल, सब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल under provisions of the Citizenship Act 1955, under the provisions of Citizenship Act 1955, and the Citizenship Registration and Citizens and Issue of National Identity Card Rules 2003. It is mandatory for every usual residents of India to register in the NPR. The data of the NPR was first collected in 2010 along with the House listing phase of census 2011. In 2015, this data was further updated by conducting a door-to-door survey. ठीक है, तो ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिजिटल लेंडिंग। तो डिजिटल लेंडिंग आप सब जानते हैं कि अभी बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं, या फिर बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं जहाँ पर कि आपको लेंडिंग का भी फैसिलिटी मिलता है, ठीक है। और ये मार्केट अभी इंडिया में बहुत ही अच्छे से अपना पांव जमा रहा है, अभी तो स्टार्ट ही हो रहा है। सो दिस इज द टॉपिक, डिजिटल लेंडिंग, बैंकिंग सेक्टर एंड एनबीएफसीज, ठीक है। तो एक्चुअली ये है क्या, उसको ठीक से देख लो। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एडवाइज्ड पब्लिक टू बी वेरी ऑफ अनऑथोराइज्ड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड मोबाइल ऐप्स। तो मैंने अभी तुरंत कहा कि अभी ढेर सारा ऐप आ रहा है जो कि आपको पैसे कमाने का मौका दे रहा है, जिसमें कि लैंड करने की बात कर रहा है, या फिर वो भी लैंड कर रहा है आपको। तो उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये कहना है कि पब्लिक को हम ये एडवाइस करते हैं कि वो सतर्क रहें कि अनऑथोराइज्ड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज ना करें। टेक नोट ऑफ रिपोर्ट्स अबाउट इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेस फॉलिंग प्रे टू अ ग्रोइंग नंबर ऑफ unauthorized digital lending platforms mobile apps. The central bank on Wednesday said members of the public are cautioned not to fall prey to such unscrupulous activities. ठीक है, तो बैंक का ये कहना है कि जब तक वो ऑथोराइज्ड नहीं हो किसी भी तरह का लैंडिंग प्लेटफॉर्म, तब तक उसमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना या उसको यूज करना पब्लिक इससे बचे, क्योंकि ये सही नहीं होगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो it asked them to verify, ठीक है, verify antecedents, routes या stocks of the company firm offering loans online और through mobile apps, ठीक है। तो जो भी कोई ऐसा ऐप है या फिर वेबसाइट है जो आपकी लोन ऑफर कर रहा है ऑनलाइन, ठीक है ना, तो उसमें उस कंपनी का रूट्स या स्टॉक्स पहले चेक करें कि वो कंपनी लिस्टेड भी है या नहीं, उसका स्टॉक्स का क्या हाल है, कितने दिन पहले वो इस्टेब्लिश हुआ है। तो ये सारी चीज़ों का थोड़ा पता कर लें, तब फिर उसमें किसी तरह का आगे काम फॉर्मेलिटी शुरू करें। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वेबसाइट आता है जो आपको कहता है कि हम आपको 5 लाख का लोन देने वाले हैं, इंटरेस्टेड 2% लेंगे। बहुत ही मतलब इतना अट्रैक्टिव होता है कि लोग सोचता है ले ही लो, और जब लेने वो जाता है तो पता चलता है फॉर्मेलिटीज़ बहुत सारा हो गया। उन फॉर्मेलिटीज़ में वो तरह तरह से आपका पैन कार्ड नंबर ले लेता है, आपका एटीएम कार्ड ले लेता है, एटीएम कार्ड का नंबर ले लेता है, इवन आपका सीवीवी कोड ले लेता है जो 3 डिजिट का होता है, 345 करके कुछ भी होता है पीछे, वो ले लेता है। और बाद में आपको पता चलता है कि लोन तो आने से रहे, लेकिन उससे पहले ही आपके अकाउंट से लाखों रुपए उड़ गए। तो फिर रोने से फिर क्या फ़ायदा, पहले ही चेक कर लेना था कि वो कंपनी उतना भरोसे के लायक है या नहीं कि आप इतने इंपॉर्टेंट डाटा उसे शेयर कर रहे हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ लेंडिंग थ्रू वेब प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल ऐप्स by taking advantage of technology for authentication and credit assessment। तो डिजिटल लेंडिंग क्या होता है, तो ये वेब प्लेटफॉर्म्स या मोबाइल ऐप्स का यूज कर टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लेते हुए आपके लोन को ऑथेंटिकेशन करता है, क्रेडिट असेसमेंट करता है, ठीक है। इंडिया डिजिटल लेंडिंग मार्केट हैज़ बीन सीन अ सिग्निफिकेंट राइज ओवर द ईयर्स। और अभी फ़िलहाल हमारे देश में 150 बिलियन का डिजिटल लेंडिंग का बिजनेस चल रहा है, 150 बिलियन $, का, जो कि पहले था फाइनेंशियल ईयर 2015 में
$33 बिलियन। और अब ये बढ़ करके कितना हो गया है, ये बढ़ करके हो गया है 150 बिलियन। जैसे कि बहुत सारा आपको पता चला होगा कि वेब ऐप आता है जिसको आप क्रेडिट कार्ड की तरह यूज कर सकते हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड तो प्रोवाइड भी करते हैं, जैसे धनी क्रेडिट कार्ड, तो ये सब डिजिटल लैंडिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है, क्योंकि ये अपना सारा काम वेब पोर्टल्स के थ्रू करता है। इवन बैंक्स हैव लॉन्च देयर ओन इंडिपेंडेंट डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स टू टैप द डिजिटल लैंडिंग मार्केट। इवन बैंक्स ने भी, जैसे बहुत सारा बैंक है, ठीक है ना, तो उन लोगों ने बैंक के अलावे अपने बैंक के अपार्ट ओन इंडिपेंडेंट डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स को शुरू किया है। तो ये सब चीज़ें अभी हो रही हैं, और एज ए रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक का ये वार्निंग है, ठीक है। Central Bank has also asked the lending apps to issue a sanction letter to the borrower on the letterhead of the bank NBFC concerned before the execution of loan agreement. Non-banking financial companies, NBFCs and banks need to state the names of online platforms they are working with, ठीक है। तो जो भी NBFC होगा या बैंक होगा उसको ये बताना पड़ेगा कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा वो काम कर रहे हैं अपना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप और अच्छे से इसको देखिएगा। अब इसमें देखो कुछ और बातें हैं जो मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता प्रीलिम्स के लिए या फिर किसी भी एग्जाम्स के लिए, आपको लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है, तो फिर पढ़ लेना। आगे बढ़ता हूँ। GST रेवेन्यू गैप, ये बहुत ही गरमाया हुआ मुद्दा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और पॉइंट होना चाहिए था मेरे ख्याल से, सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है, और या फिर आगे बात करें तो सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है ना। तो फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेंटर स्टेट रिलेशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिनेंस पब्लिक फिनेंस एंड पॉलिसी NIPFP, द रेवेन्यू शॉर्टफॉल फॉर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST compensation payable to states in 2021 could be about ₹1.95 lakh crore in the best case scenario। अगर सब कुछ अच्छा रहा आज के बाद, देखो जो लॉकडाउन हुआ, ठीक है, और जो कोविड ने जो हमारा हाल किया है, उसके बाद तो देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। क्या हो गई है? देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। अब अभी जो असेसमेंट कर रहा है हमारा NIPFP, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, कि बेस्ट कंडीशन, बेस्ट सिचुएशन में भी हमारे पास जो शॉर्टफॉल होने वाला है, हमारे पास जो रिवेन्यू शॉर्टफॉल होगा GST का, वो होने वाला है ₹1.95 लाख करोड़ का। अगर अभी से सब कुछ अच्छा रह गया तो भी इतना कम कलेक्शन होगा, ठीक है। वो भी क्या बात हो रही है, देखो एक बात और, यहाँ जो बात है, जो कंपेंसेशन पेएबल टू स्टेट से, यहाँ इसकी बात हो रही है। सेंटर का तो छोड़ ही दो, स्टेट्स को जितना अभी पे करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना पे करेगी स्टेट्स को, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। वो शॉर्टफॉल 1.95 लाख करोड़ आ रहा है, ठीक है। अब ये शॉर्टफॉल कैसे हुआ, कैसे यहाँ पर कैलकुलेशन हुआ है कि 1.95 लाख करोड़ होना चाहिए? तो GST काउंसिल ने क्या एस्टिमेट किया था? GST काउंसिल ने कहा था कि कम से कम ₹2.35 लाख करोड़ दिया जाना चाहिए सेंटर को, स्टेट्स को सेंटर के द्वारा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी गवर्नमेंट स्टेट्स को देगी, स्टेट गवर्नमेंट को देगी टोटल 2.35 लाख करोड़, ऐसा कहा था GST काउंसिल ने। लेकिन अब जो NIPFP है वो क्या कह रही है कि 1.95 लाख करोड़ रुपीस देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट देगी स्टेट गवर्नमेंट को। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसको समझो कि ये क्यों देना पड़ेगा, क्या हुआ है जो कि देना पड़ेगा ऐसा। तो आप सबको पता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 में लागू हो गया था हमारे देश में, ठीक है, वन नेशन वन टैक्स के स्लोगन के साथ। स्टेट्स विल रिसीव GST compensation during the transition period of GST first 5 years of GST introduction if state GST SGST collection including receipts of integrated GST settlements on account of
रेवेन्यू फॉल शॉर्ट ऑफ द प्रोजेक्टेड रेवेन्यू कलेक्शन। देखो हम सब जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो पहले जीएसटी से पहले जो बहुत सारा टैक्स था, तो उसमें बहुत सारा टैक्स ऐसा था जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। ठीक है, ऐसा बहुत सारा टैक्स था जो कि स्टेट गवर्नमेंट लिया करती थी। ओके, अब जब वो सारे टैक्स को काट करके जीएसटी लाया गया, वो सारे टैक्स को हटा करके जीएसटी लाया गया, तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम क्यों अलाउ करें जीएसटी को, हमें तो पहले से टैक्स आ रहा था। तो इस पर गवर्नमेंट ने कहा कि देखो, जीएसटी में दो तरह का दो या तीन तरह का है। ठीक, सी जीएसटी है जो कि फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, बाद में उसका बंटवारा होगा। ठीक है, दूसरा है एस जीएसटी और तीसरा है आई जीएसटी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, है। अब इसमें क्या बात हुई, तो इसमें क्या है कि एस जीएसटी जो है ना वो स्टेट के पास रहेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा ठीक है रहेगा, लेकिन अगर वो कम मिला, जितना हमें आज मिल रहा है, प्रेजेंट में जितना हमें मिल रहा है, फ्यूचर में जितना हमें टैक्स मिलेगा, प्रेजेंट में टैक्स मिल रहा है, फ्यूचर में भी टैक्स मिलेगा, लेकिन अगर फ्यूचर में जो टैक्स मिला वो प्रेजेंट से कम हुआ तो क्या करेंगे। तो इस पर बात यहाँ पर जाकर तय हुई थी। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 में ये लिखा हुआ था कि फर्स्ट 5 ईयर्स में, पहले 5 सालों में, जीएसटी के इंट्रोडक्शन के पहले 5 सालों में आपका जो भी घाटा होगा, आप पहले से जितना टैक्स कमा रहे थे उसमें जितना घाटा होगा जीएसटी के आने से, वो घाटा हम पूरा करेगा। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपका सारा घाटा पूरा कर देंगे। स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का सारा घाटा पूरा करेगी। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। तो बात यही होगी कि प्रेजेंट में आप जितना टैक्स कमा रहे हैं और फ्यूचर में जितना टैक्स आपको मिलेगा, उसका जो भी डिफरेंस होगा वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको दे देगी। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आपको आ गई होगी। The projection of state revenue in GST is based on revenue that is subsumed in GST। वो सिर्फ उसी टैक्सेस की बात हो रही है जो जीएसटी में सबज्यूम्ड हो चुकी हैं। ठीक है, इन द बेस ईयर 2014-15 एंड 14% एनुअल ग्रोथ रेट एंड 14% एनुअल ग्रोथ रेट। अब यहाँ देखो, कोई कह सकता है ना कि सर 2017 में सपोज किसी स्टेट को 100 करोड़ का टैक्स मिलता था, सपोज करने के लिए कह रहा हूँ, 100 करोड़ से कुछ होता नहीं है, मुझे भी पता है, 100 करोड़ का टैक्स मिलता था, तो क्या 2021 में जीएसटी से वो 80 करोड़ ही कमा पाता है? तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उसे सिर्फ 20 करोड़ देगी? क्या 2017 में मनी का जो वैल्यू था, क्या 2021 में भी मनी का वही वैल्यू रहेगा? तो बहुत सारा लॉजिक वहाँ पर लगाया गया, तो वहाँ पर कहा गया नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, 14% एनुअल ग्रोथ किया जाना चाहिए। यानी कि ये 2017 में अगर ये 100 करोड़ का टैक्स कमा रहा था पहले, स्टेट टैक्स, और उसी दिन स्टेट टैक्स को एबोलिश करके जीएसटी ला दिया गया है, तो अब ये वैल्यू को रिकॉर्ड करके रख लिया जाएगा, यहाँ से 14% एनुअल ग्रोथ माना जाएगा। दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर जो 2018 जो कंपेंसेशन दिया जाता, तो वहाँ पर यह देखा जाता कि 14% का ग्रोथ, यानी कि 114 करोड़, तब उसमें से माइनस किया जाता है कि कितना आपको मिला है। सपोज अगर 80 मिला है, तो अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितना देगी, तो 34 करोड़ रुपीज़ वो स्टेट गवर्नमेंट्स को देगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर 114 का 14% करके ऐड कर दो, जस्ट लाइक प्रिंसिपल इंटरेस्ट। ठीक है, सॉरी प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह आगे बढ़ाते चले जाओ। तो इस तरह से यहाँ कैलकुलेशन होगा। ये मत समझ लेना कि जो 5 साल पहले था वही हर साल का रेफरेंस रहेगा, रेफरेंस चेंज होगा 14% एनुअल ग्रोथ रेट पर। ठीक है, और ये जो कॉम्पेंसेशन देने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को, वो तो एक्ट में लिख दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को कम्पेंसेशन पे करेगा, चाहे वो जहाँ से करे। इसके अलावा एक्ट में एक और चीज़ है कि जीएसटी कम्पेंसेशन जो है वो एक फंड के द्वारा यूज होगा, स्पेसिफिकली कलेक्टेड एज कॉम्पेंसेशन सेस, सॉरी कॉम्पेंसेशन सेस। ठीक है, कॉम्पेंसेशन सेस, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पेंसेशन सेस?
तो देखो, टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड सेस, ठीक है। टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड सेस। किसी भी टैक्स पर जो टैक्स लगाया जाता है उसी को सेस कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि स्वच्छता अभियान के लिए मोदी जी ने लगाया हुआ है स्वच्छता सेस, तो वो भी सेस ही कहलाएगा ना, है तो वो टैक्स, लेकिन उसे कहा जाता है सेस, वो टैक्स पर लगाया जाता है, ठीक है ना। अगर मान लो 5% सेस लग रहा है कहीं पर, इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी आदमी के हो इनकम टैक्स चाहे जितना भी परसेंट पर देना पड़े, सपोज कोई कंपनी है, उसे उस पर 5% सेस लगा दिया जाए, दैट मीन्स कि कंपनी का अगर इनकम है 100 करोड़, तो उसका 30% पहले इनकम टैक्स दे दे वो, या कारपोरेट टैक्स दे दो, ठीक है। तो कारपोरेट टैक्स वो देगा 30 करोड़, ठीक है। तो सेस उस पर फिर उसको कितना देना पड़ेगा, सेस हो जाएगा 30 का फिर 5%, बिकॉज मैंने क्या कहा है 5% सेस है। तो ये जो टैक्स वो दे रहा है ना, उस टैक्स के ऊपर फिर अगला टैक्स काटा जाता है, टैक्स पर टैक्स लिया जाता है, उसी को सेस कहा जाता है। तो फिर ये कितना हो जाएगा 1.5 करोड़, यानी कि उस कंपनी को फाइनली देना कितना है 31.5 करोड़। 30 करोड़ कारपोरेशन टैक्स, 1.5 करोड़ सेस। तो जीएसटी में जो लग्जरी गुड्स है उसके ऊपर अलग से सेस लिया जाता है, एंड दिस सेस इज कॉल्ड कंपेंसेशन सेस, कंपेंसेशन सेस, ठीक है। आई होप आप सबने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस साल का देखो क्या मामला है। रिवेन्यू गैप इन स्टेट जीएसटी कलेक्शन इज एक्सपेक्टेड टू वेरी बिटवीन 2.85 लाख करोड़ और ₹3.27 लाख करोड़। तो इस साल का जो गैप है ना, वो 2.85 से लेकर के 3.27 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। और जो सेस कलेक्शन हुआ है इस साल का, वो करीब 82,000 करोड़ से लेकर के 90,000 करोड़ के बीच में हुआ है, ठीक है। तो सपोज कि अगर बहुत अच्छा कंडीशन रहा, सब कुछ अच्छा रहा हमारा, तो 2.85 करोड़ 2.85 लाख करोड़, अगर मान लो कि 2.85 लाख करोड़ कमाई होती है हमारी, सॉरी 2.85 लाख का करोड़ का हमारा गैप आ जाता है, ठीक है ना। रिवेन्यू गैप जीएसटी का स्टेट गवर्नमेंट का इतना आ जाता है 2.85 लाख करोड़। और एट द बेस्ट सिचुएशन हमारे पास कितना जमा हो चुका है 82.242 करोड़, या फिर चलो 90 मान लेते हैं, तो फिर 90 हमारे पास जमा है पहले से, 90,000 करोड़, ठीक है। तो ये तो जमा है कंपेंसेशन सेस में। आई एम सॉरी, मैं बार बार जो है कि वहाँ पर उसका ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। चलो ठीक है, ये जो सेस हमारे पास जमा है वो कितना है 90,000 करोड़ है, और हमें देना कितना है 2.85 लाख करोड़। तो जाहिर सी बात है ये तो हम बहुत इजीली पे कर सकते हैं। ये जो सेस का रकम है, कंपेंसेशन सेस जो हम लोगों ने जमा किया है, इसको तो बहुत इजीली हम दे देंगे। रेस्ट जो बच जाता है, दैट मीन्स इसमें से इतना घटा देने के बाद जो राशि बचती है लगभग 1.95 लाख करोड़, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहे जहाँ से भी हो वो स्टेट गवर्नमेंट को देना ही होगा, चाहे वो लोन उठा के दे या फिर अपना खजाना खाली करके दे, चाहे जहाँ से दे वो स्टेट गवर्नमेंट को देगी, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट का दावा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का दावा कुछ और है। सेंट्रल गवर्नमेंट तरह तरह के तर्क रखती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना टैक्स का पहले साधन था। हमारा ये कहना हुआ था कि स्टेट गवर्नमेंट जितना नहीं टैक्स कलेक्ट कर पाएगी अब नए टैक्स रिजिम में, यानी कि नए टैक्स रिजिम लाने के कारण जो डिफरेंस आएगा उसके कारण हम कंपेंसेशन देंगे। हमने ये नहीं कहा है कि कोई पैंडमिक आ जाएगा तो उसका भी कंपेंसेशन हम ही देंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आज पैंडमिक आई हुई होती, और पैंडमिक जैसे कि आज हमारे पास आया, और स्टेट गवर्नमेंट का पहले का अपना टैक्स मैकेनिज्म होता, तो क्या वो उस समय इतना टैक्स कलेक्ट कर पाती? क्या वो 14% का एनुअल ग्रोथ रेट अभी मानना सही रहेगा? क्या वो सच में उतना टैक्स अभी कलेक्ट कर लेती जो मैं उसे उतना दूँ? तो स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना अपना तर्क है, वो लोग अपना अपना लॉजिक दे रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि किसी भी तरह से हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाए
और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि किसी भी तरह से हम पल्ला झाड़ दें, वो पैसा हमें ना देना पड़े, लेकिन इस दोनों के बीच में पब्लिक हर बार की तरह पिस ही रहा है, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो एक ट्यून है 1.95 लाख करोड़ का कि इतना तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिलीज किया था कि 8th वीकली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹6,000 करोड़ टू द स्टेट्स टू मीट द जीएसटी कंपनसेशन शॉर्टफॉल। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ₹6,000 करोड़ स्टेट्स को दिया था कि आप अपना जीएसटी कंपनसेशन शॉर्टफॉल को पूरा कीजिए, ठीक है। टेकिंग टोटल अमाउंट रिलीज सो फार अंडर दिस विंडो ₹48,000 करोड़। सरकार ने अब तक में कितने रुपया अब तक में रिलीज कर दिया है? तो 48,000 करोड़ रुपीज अब तक में सरकार ने रिलीज किया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोज द फंड अंडर अ स्पेशल विंडो एंड पासिस इट टू द स्टेट्स टू ए बैक टू बैक लोन एग्रीमेंट अरेंजमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो पैसे हैं इसे कहीं से बोरो करती है एक स्पेशल विंडो के अंडर, और इसे बैक टू बैक लोन अरेंजमेंट के तहत अपने स्टेट गवर्नमेंट्स को ट्रांसफ़र कर देती है। द इंटरेस्ट रेट फॉर द लेटेस्ट लोन इंस्टॉलमेंट वाज 4.19%। एवरेज रेट फॉर द इंटायर बोरोइंग सो फार इज एट 4.7%। तो समझ में आ रही होगी बात। तो यहाँ बात कंपेंसेशन की हो रही है और सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोन लेकर के ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है। अब ये जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से हमारा ये टॉपिक आज का शुरू हुआ था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP, ये क्या है? इट वाज फाउंडेड इन 1776, ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। सेटअप ज्वाइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन एंड सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा ये ज्वाइंटली इस्टेब्लिश किया था एज एन ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है। रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रेगुलेशन एक्ट 1860, मेंटेन्स एन इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल कैरेक्टर। इसका कैरेक्टर कैसा है? तो नॉन गवर्नमेंट कैरेक्टर है। इट इंक्लूड्स द रेवेन्यू सेक्रेटरी, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, a chief economic advisor from the Ministry of Finance and representative from Niti Aayog, Reserve Bank of India, and 3 state governments. Let's come to the next topic. गवर्नेंस से ये टॉपिक को आप समझ सकते हैं, चेंजेस इन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC, ठीक है। So this is the categorization and let's come to the topic. Recently the Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA has approved changes in the post-matric scholarship to students belonging to scheduled castes PMSSC. Post-matric scholarship to scheduled castes. अब इसमें क्या मामला है उसको आप अच्छे से देखें कि जो गवर्नमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, is committed to give a big push and further impetus to this effort so that the gross enrollment ratio GER in higher education of SCs would reach up to the national standards within the 5-year period. तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, कि कितने लोग अपना सेकेंडरी एजुकेशन को पूरा करके हायर एजुकेशन में जा पाते हैं, ये जो एक रेशियो होता है कि 5 लोग जाते हैं 100 में से, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, कि इनरोल कितने लोग कराते हैं। फिर कंप्लीट कितने लोग करते हैं वो अलग बात होती है, इनरोल कितने कराते हैं। कम से कम अगर GER अगर अधिक है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ज़्यादा GER का मतलब क्या है, ज़्यादा लोगों ने कम से कम सेकेंडरी की पढ़ाई कंप्लीट कर ली। जाहिर सी बात है सेकेंडरी कंप्लीट होगा तभी तो वो हायर सेक्शंस में हायर एजुकेशन में इनरोल कराएगा। तो ये इनरोलमेंट रेशियो अपने आप में बहुत बड़ा डाटा होता है, यहाँ से हम लोग किसी के लिए भी पॉलिसी फ्रेम कर सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ सेड द चेंज इन फंडिंग पैटर्न वुड बेनिफिट मोर देन 40 मिलियन स्टूडेंट्स। तो ये जो फंडिंग पैटर्न में चेंज लाया है अभी गवर्नमेंट ने, जो कि हम लोग भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, तो ये 4 करोड़ स्टूडेंट्स को बेनिफिट करने वाला है। तो ये चेंज क्या क्या है वो देखो। द अप्रूव्ड चेंजेस आर इन द शेयर पैटर्न ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो शेयर पैटर्न को चेंज किया गया है। क्या चेंज हुआ है? यूनियन गवर्नमेंट विल नाउ प्रोवाइड 60% ऑफ द 59,000 करोड़ स्कीम और 35,534 करोड़। दैट मीन्स पहले 50-50 था, ठीक है ना, पहले 50-50 था क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स था, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि हम 60% देंगे, ठीक है, ताकि फास्ट इम्प्लीमेंटेशन हो सके। और ये जो GER का बात है ना, GER
GER, तो वो जल्दी से जल्दी बढ़े, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और 59,000 करोड़ का ये पूरा स्कीम है, तो उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट अगर 60% देता है, दैट मीन्स 35,534 करोड़ रुपीज़ केवल सेंट्रल गवर्नमेंट देने को तैयार है। ये बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट। द स्टेट विल प्रोवाइड द रेस्ट, और जो 40% बच रहा है वो कौन देगा? स्टेट देगा। द डिसीजन वॉज टेकन एट अ मीटिंग ऑफ द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ऑन वेंसडे, चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो थैंक्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, आप इसको अगर देखना चाहें तो PIB के वेबसाइट से आपके लिए लेकर आया हूँ, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब देखो GER, करंट GER क्या है हायर एजुकेशन में? 26.3%, यानी कि हर 100 में से मात्र 26.3 लोग ही हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट करा पाते हैं। जी हाँ, ये 2020 की बात कर रहा हूँ। अपने आप में सुनकर भी मुझे बहुत शर्म आता है कि हमारे देश में अभी ये हालत है एजुकेशन का फॉर SC कैंडिडेट्स। तो अब इसको जल्दी से जल्दी ठीक करना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे देश के रेपुटेशन का सवाल है। द सेंट्रल असिस्टेंस हैज़ विच वाज अराउंड रुपीज़ 1100 करोड़ एनुअली ड्यूरिंग 2017-18 to 2019-20 would be increased more than 5 times to be around rupees 6,000 crore annually during 2021 and 2025-26। ठीक है, तो अब इसमें देखो बहुत सारे पॉइंट्स है, और प्लीज़ इसको अच्छे से एक बार देख लेना कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स क्या है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट गवर्नमेंट एंड UT एडमिनिस्ट्रेशन है। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द SC कैंडिडेट्स स्टडिंग एट पोस्ट मैट्रिकुलेशन और पोस्ट सेकेंडरी स्टेज। दिस स्कॉलरशिप आर अवेलेबल फॉर स्टडीज इन इंडिया ओनली। सिर्फ इंडिया में पढ़ने के लिए ये स्कॉलरशिप मिलता है, बाहर पढ़ने के लिए तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। परमानेंटली सेटल्ड हो जो इंडिया में, उसी को मिलेगा। तो इनकम सीलिंग भी है इसमें कि 2.5 लाख रुपए से अधिक का इनकम जिसके पास हुआ तो उसको नहीं मिलेगा इस तरह का कोई भी बेनिफिट। तो ये सारी चीज़ें हैं। न्यू चेंजेस इनरोलमेंट कैंपेन, लॉन्चिंग अ कैंपेन to enroll the students from the poorest households passing the 10th standard in the higher education courses of their choice। तो ऐसा कैंपेन भी चलाया जाता है कि जो भी 10th पास कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन में आप अपना एडमिशन कराएं, इनरोलमेंट कराएं। सिक्योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच विद रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स दैट would assure transparency, accountability, efficiency and timely delivery of the assistance without any delays। States will undertake full proof verification, full होगा यहाँ पे, full proof verification on the eligibility, caste status, Aadhaar identification and बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑन द ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है DBT। तो पहले क्या होता था कि ये जो पैसे बांटने का काम होता था ये किसी ऑफिसर या फिर किसी भी कर्मचारी को मिलता था कि वो पैसे बांटेगा। जो भी स्टूडेंट्स ने अच्छा किया है या फिर पास किया है, अब फिर से वो इनरोलमेंट अपना करना चाहते हैं, तो उसको पैसे जब बांटने की बात आती थी तो वो कोई ऑफिसर या फिर कोई स्टाफ करता था, कोई कर्मचारी करता था। लेकिन अब कर दिया गया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स इनरोल कर रहे हैं अब हायर एजुकेशन में, वो सब यहाँ पर अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। तो वो डाटा चला जाता है गवर्नमेंट के पास और वो सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेशन के इस ज़माने में ये काम खूब हो रहा है, ऑटोमेटिक होता है, वो सारा प्रोसेस हो जाता है, वो सारे पेपर्स भी चेक हो जाते हैं, जो नंबर्स वो भरे हुए होते हैं, जो भी रिजल्ट उन्होंने सबमिट किया होता है अपने 10th पास का, पोस्ट मैट्रिक यानी मैट्रिक का जो भी रिजल्ट उसने डाला है यहाँ पर, ये ऑटोमेटिक ऑनलाइन चेक भी कर लेता है कि वो रिजल्ट सच्चा है या झूठा है। ठीक है ना, और वहाँ से ही फिर इशू हो जाता है और सिर्फ एक ऑफिसर का निगरानी होता है कि हाँ सब कुछ ठीक से चल रहा है। फिर वो पैसे वहाँ से सारी चीज़ें चली जाती है बैंक वालों के पास चली जाती है। बैंक कैन एक्सेस दिस डाटा, और बैंक इस डाटा को एक्सेस करते हुए उन नामों के लिए अपना वो जो अमाउंट होता है, जो भी अमाउंट होगा 10 करोड़ 20 करोड़, वो सीधे सीधे ट्रांसफ़र कर देती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने जमा किया है फॉर्म, जितने भी स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, 1000 2000 जो भी स्टूडेंट्स का नंबर हो, वो सारे स्टूडेंट्स के अकाउंट में पैसे अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो
इसी को कहा जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। यहाँ पर कहीं पर भी कोई रेड टैपिज्म नहीं होता है, रेड टैपिज्म नहीं होता है, लाल फीताशाही नहीं होता है, किसी ऑफिस के चक्कर स्टूडेंट को नहीं लगाना पड़े, किसी भी कर्मचारी को जाकर के ब्राइब देने का कोई नौबत नहीं आए, तो बहुत ही अच्छे से स्विफ्टली सारा काम हो जाए, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। Unlike earlier, the funding was passed through state governments, financial assistance to be transferred by DNF। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने समझा दिया है। और अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंपेन शुरू किया गया है नेशनल वाटर मिशन के अंडर, कैच द रेन, कैच द रेन, कंजर्वेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कैच द रेन, नेशनल वाटर मिशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, आरडी एंड जीआर। तो ये वहीं ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया एक स्क्रीनशॉट है। नेशनल वाटर मिशन NWM कैंपेन कैच द रेन विद द टैग लाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। जहाँ भी गिरता है, जब भी गिरता है, कैच द रेन, रेन को पकड़ लो। टू नज द स्टेट एंड स्टेक होल्डर्स टू क्रिएट appropriate rainwater harvesting structures RWHS suitable to the climate conditions and subsoil strata before monsoon। ठीक है, तो मॉनसून के पहले ही मॉनसून के वाटर को, रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का, वर्षा जल को कंटेन कर लेने का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट कर लें। बस इसी स्पिरिट को इंस्पायर करने के लिए ये एक कैंपेन शुरू किया गया है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। तो बहुत ही अप्रिशिएबल स्टेप है गवर्नमेंट का। हमें याद रखना है कि ये शुरू हुआ है नेशनल वाटर मिशन NWM, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन कोलैबोरेशन विद नेहरू युवा केंद्र संगठन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ये दोनों मिल करके इसे लॉन्च कर रहे हैं। तो जब भी कभी क्वेश्चन आए कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ दूसरा मिनिस्ट्री कौन है, द आंसर वुड बी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स under the collaboration with the collaboration of Nehru Yuva Kendra Sangathan NYKS। Okay, to nudge all stakeholders to create rainwater harvesting structures RWHS suitable for the climate conditions and subsoil strata to store rainwater। I hope मैंने इसको अच्छे से समझा दिया है। और ये हेडलाइन कुछ रह गया, नो प्रॉब्लम, आप समझ सकते हैं। तो एक्टिविटीज, ड्राइव्स टू मेक वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स, रूफटॉप RWHS एंड चेक डैम्स, रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट्स एंड डिस्टिलिंग ऑफ टैंक्स, रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस, रिपेयर ऑफ ट्रेडिशनल WHS। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको एक बार देख लेना। रेन वाटर हार्वेस्ट करने के लिए ये सब ज़रूरी है। अब चलो कुछ स्टेप्स पर बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने अब तक क्या क्या स्टेप लिया है वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो पहला स्टेप जो हम बात कर रहे हैं वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसके अंडर कुछ कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें कि वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के कुछ ना कुछ वर्क हर पंचायत को कराना है, वर्ष में, ईयर में कुछ ना कुछ काम उसमें कराए रखना है। जल क्रांति अभियान, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड GD के अंडर आता है। एक्टिव एफर्ट्स टू रिवोल्यूशनाइज villages and cities through block level water conservation schemes, for example Jal Gram scheme। National water mission aims to conserve water, minimize wastage and ensure more equitable distribution। National water mission। नीति आयोग कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, तो ये हर साल नीति आयोग रिलीज करता है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, अचीव इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। अटल भूजल योजना, देखो सब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में ही आ रहा है। एक सिर्फ वो जो था हमारा, क्या था, जल्दी बोलो, अभी फर्स्ट क्या था, मनरेगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में था, बाकी सब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में ही आ रहा है। ठीक है, जल क्रांति अभियान, नेशनल वाटर अवार्ड्स, जल जीवन मिशन, ये क्या है, एम्स टू प्रोवाइड पाइप्ड वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स बाय 2024, जल जीवन मिशन। एक्वाइफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट, इरिगेशन कंजर्वेशन,
अब इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है वो देख लो कि ये तो एक स्क्रीनशॉट है पीआईबी का। एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ है, एमओए, रिसेंटली साइन बिटवीन सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड सीजीडब्ल्यूबी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सीएसआईआर के अंडर में है एक नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसके बीच में और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का ये वाला जो एक बॉडी है इसका सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड सीजीडब्ल्यूबी, ये दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। बेसिकली यही बात समझिए। यूज ऑफ एडवांस्ड हेली बोर्न जियोफिजिकल सर्वे, क्या यूज होगा यहाँ पर? हेली बोर्न जियोफिजिकल सर्वे। तो हेली, देखो हेली वर्ड कहाँ से आ रहा है? तो हेली मीन्स यहाँ पर है हेलीकॉप्टर। तो कॉप्टर से जो है ना यहाँ सर्वे होगा, किस चीज़ का सर्वे होगा? तो ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी का सर्वे होगा, ठीक है। एंड अदर साइंटिफिक स्टडीज अंडर द एक्वाइफर मैपिंग प्रोग्राम, कि इंडिया में कहाँ कहाँ एक्वाइफर हैं। एक्वाइफर समझ में आता है आपको? देखो, हम जिस ज़मीन पर रहते हैं अर्थ पर, यहाँ जो रह रहे हैं, सपोज कोई सरफेस है, तो उससे थोड़ा नीचे जाते हैं तो कुछ ना कुछ वाटर हमें मिलता है, तो वो ग्राउंड वाटर होता है। वो ग्राउंड वाटर नदी का या वर्षा का ही पानी होता है। लेकिन थोड़ा और अंदर अगर जाते हैं तो चट्टानों के बीच में, लिथोस्फीयर में बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पर कि वाटर का प्रेजेंस है, ठीक है ना। बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ की वाटर है, और वो वाटर बहुत कीमती है क्योंकि बहुत अंदर है वो, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो उसका एक मैपिंग होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड सीजीडब्ल्यूबी और ये सीएसआईआर एनजीआरआई के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है उसके फुल मैपिंग को लेकर के, ठीक है। जियोफिजिकल डाटा इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सब सरफेस, ठीक है। जियोफिजिकल डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सब सरफेस। एज ए रिजल्ट, geophysical data can help locate hydrocarbons, minerals, aggregate and other natural resources. For example, groundwater mapping, mineral mapping जैसे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी आप एक बार अच्छे से इसको देख लेना। हाई रिजोल्यूशन एक्विफायर मैपिंग यूजिंग हेलीबॉर्न जियोफिजिकल स्टडीज including identification of sites for artificial change. The main advantage of the Heliborn geophysical survey is that it is fast, highly data dense, precise and economical, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि इंडिया एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर। डू यू नो, भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर का कंज्यूमर है, ग्राउंड वाटर निकालकर यूज करता है। एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर टू द ट्यून ऑफ 253 बिलियन क्यूबिक मीटर, 253 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर पर ईयर निकालता है इंडिया, ठीक है। अबाउट 25% ऑफ द ग्लोबल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, दुनिया में सारे देश मिलकर जितना वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ के भीतर से, उसका 25% अकेले इंडिया कर लेता है। रेस्ट 75% में पूरा दुनिया जी लेता है, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल ऑफ 6,584 असेसमेंट यूनिट्स, 1,034 हैव बीन कैटेगराइज्ड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। 6,584 असेसमेंट यूनिट्स है जहाँ से कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। 1,034 को ओवर एक्सप्लॉइटेड के फॉर्म में डिजिग्नेट किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। 253 एज क्रिटिकल, 681 एज सेमी क्रिटिकल और 4,520 एज सेफ। लेकिन याद रखना, ये जो ओवर एक्सप्लॉइटेड है, क्रिटिकल है, सेमी क्रिटिकल है, ये सब का नंबर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो ये सेफ देख करके खुश होने की बात नहीं है। द रिमेनिंग 96 असेसमेंट यूनिट्स हैव बीन क्लासिफाइड एज सलाइन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश ग्राउंड वाटर ड्यू टू सैलिनिटी प्रॉब्लम्स।
तो बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ सैलिनिटी प्रॉब्लम आ गया है, दैट मीन्स साफ वाटर नहीं है, वहाँ वाटर में साल्ट का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, तो फ्रेश वाटर नहीं मिल पाता है। ऐसे 96 असेसमेंट है। इंडिया हैज अबाउट 1123 बिलियन meter cube of water resources available, out of which 690 bcm water is surface water and rest 433 bcm is groundwater. ठीक है, out of the total groundwater available 90% of it is used for irrigation purpose, which is mainly for agricultural purposes. The remaining 10% accounts for domestic and industrial purposes combined. So अब अगर नीति आयोग की बात करें तो अभी तुरंत हमने देखा था कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स वो रिलीज करती है हर साल। तो 2018 में जो वो एक रिपोर्ट रिलीज किया था जिसमें कि 21 मेजर सिटीज दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद एंड अदर्स वर रेसिंग टू रीच जीरो ग्राउंड वाटर लेवल्स बाय 2020। ये जो 21 मेजर सिटीज हैं ये एक दूसरे के साथ रेस में हैं, ये कभी भी जीरो ग्राउंड वाटर के लेवल तक पहुंच सकते हैं, यानी कि वहाँ पर फिर पंपिंग सेट लगाने पर ग्राउंड वाटर निकाला जाएगा जब, तो जीरो ग्राउंड वाटर निकलेगा, वहाँ ग्राउंड वाटर अवेलेबल ही नहीं होगा। एक्सेस फॉर 100 मिलियन पीपुल, तो इससे क्या होगा कि 10 करोड़ लोग इससे परेशान हो सकते हैं। 10 करोड़ लोगों के लाइफ को खतरा है, कभी भी जीरो हो सकता है। द CWMI रिपोर्ट ऑल्सो स्टेट्स दैट बाई 2030 द कंट्रीज वाटर डिमांड इज प्रोजेक्टेड टू बी ट्वाइस द अवेलेबल सप्लाई। तो आज जितना सप्लाई है पूरे वाटर का, 2030 में हमारा जो डिमांड होगा वो इसका दोगुना हो जाएगा, इम्प्लाइंग ए सीवर वाटर स्कैरसिटी। इससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में वाटर का बहुत ही सीवर स्कैरसिटी होगा फॉर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल्स एंड इवेंचुअल 6% लॉस इन द कंट्रीज GDP, और इससे देश के GDP में 6% का लॉस भी आएगा। वाटर क्राइसिस इन इंडिया, महाराष्ट्र एंड नियरली हाफ द कंट्री इज फेसिंग एन एक्यूट वाटर शॉर्टेज। बिसाइड्स महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, Rajasthan, parts of Gujarat, Punjab and Haryana are facing a water shortage of unprecedented level। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बात। अब ये बात करते हैं NAQUIM का, नेशनल एक्विफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, NAQUIM, इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज RD एंड GR, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये इसका काम क्या है NAQUIM का? मैपिंग ऑफ एक्विफायर्स, वाटर बियरिंग फॉर्मेशंस, देयर कैरेक्टराइजेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्विफायर मैनेजमेंट प्लान्स टू फैसिलिटेट सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, ओके। अब जो ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है ये किसके अंडर आता है? सबको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। नेशनल अपेक्स एजेंसी इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक इनपुट्स फॉर मैनेजमेंट, एक्सप्लोरेशन, मॉनिटरिंग, असेसमेंट, ऑगमेंटेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। ठीक है, CSIR NGRI ये एक जियो साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टैब्लिश्ड इन 1961 अंडर द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, हैदराबाद। ओके, अब बात करते हैं ई सेवा केंद्र के बारे में। ठीक है, ये ई गवर्नेंस और जुडिशियरी से रिलेटेड मैटर है। ठीक है, चीफ जस्टिस बोबड़े इनॉग्रेट्स ई सर्विस सेंटर एट त्रिपुरा हाई कोर्ट। तो याद रखना यहाँ इंपॉर्टेंट बात एक यही लग रहा है मुझे कि त्रिपुरा हाई कोर्ट में इसे इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, ई सेवा केंद्र, ई सेवा केंद्र हैज़ बीन क्रिएटेड इन द हाई कोर्ट्स एंड 1 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन ईच स्टेट ऑन ए पायलट बेसिस। तो अभी पायलट बेसिस पर हो रहा है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फिर ये फिर जनरल बेसिस पर होगा। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है, तो ईच हाई कोर्ट में और 1 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन ईच स्टेट, हर स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एक हाई कोर्ट, वहाँ पर इसे शुरू किया जा रहा है ई सेवा केंद्र को। जाहिर सी बात है, ई सेवा केंद्र जैसा कि नाम से पता चल रहा है ई सेवा केंद्र, तो ये डेडिकेटेड होगा to serve as a non-stop center for all legal aid and assistance for common litigants and advocates. It enables litigants to obtain information with respect to case status and to obtain copies of judgments and orders. तो ये एक बहुत ही अच्छा सेंटर के फॉर्म में यूज हो सकता है लॉ से रिलेटेड लोगों के लिए, लीगल प्रोफेशन में जो है उनके लिए बहुत अच्छा है। टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स टू प्रोवाइड लीगल सर्विसेज,
गवर्नमेंट का क्या क्या टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स है जिससे कि लीगल सर्विसेज वो लोगों को प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट इज टेली लॉ। टेली लॉ के बारे में जानो, ये क्या है। टेली लॉ प्रोग्राम was launched by Ministry of Law and Justice in collaboration with the Ministry of Electronics and Information Technology (METI) in 2017 to address cases at pre-litigation stage। टेली लॉ में और भी कुछ चीज़ें हैं, इसको आप अच्छे से देख लेना। कनेक्ट लॉयर्स एंड लिटिगेंट्स। It is a service that uses video conferencing facilities and telephone services to connect lawyers to litigants who need legal advice. This service aims to reach out to the needy, especially the marginalized and the disadvantaged। ठीक है। Common Service Center under this program, smart technology of video conferencing, telephone instant facing facilities available at the vast network of common service centers at the panchayat level are used to connect the indigent, downtrodden, vulnerable, unreached groups and communities with the panel lawyers for seeking timely and valuable legal advice। Okay. E-Courts project. E-Court project was conceptualized on the basis of National Policy and Action Plan for Implementation of Information and Communication Technology (ICT) in the Indian Judiciary 2005। तो 2005 में ऐसा एक प्लान लाया गया था, एक एक्शन प्लान लाया गया था, नेशनल पॉलिसी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द इंडियन जुडिशियरी। ठीक है। इट वाज ए पैन इंडिया प्रोजेक्ट monitored and funded by the Department of Justice, Ministry of Law and Justice। Okay. ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट आप इसको अच्छे से देख लेना, मैं इसमें ज़्यादा समय अभी नहीं दे पाऊंगा बिकॉज टाइम इज रनिंग फास्ट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक टॉपिक है कोविड इन एंटार्क्टिका। तो ये एक न्यूज़ है, ठीक है, लेकिन इस न्यूज़ के बारे में हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पिछले वाले टॉपिक में भी देखो कि वो टॉपिक तो एक था कि ई सेवा केंद्र शुरू हुआ त्रिपुरा हाई कोर्ट में, लेकिन साथ साथ हम लोगों ने क्या जाना, टेली लॉ के बारे में जाना। फिर उसके बाद और भी चीज़ों को हम लोगों ने देखा वहाँ पर कि 2005 से ही हमारा एक नेशनल पॉलिसी है कि हम किसी भी तरह से टेक्नोलॉजी को जस्टिस में इम्प्लीमेंट करें। 36 पीपुल एट चिलियन रिसर्च स्टेशन। चिली यहाँ पे समझ जाना कि चिली एक कंट्री है, चिली, एंड चिलियन रिसर्च सेंटर है, रिसर्च स्टेशन है एंटार्क्टिका में। वहाँ पर 36 पीपल नोवेल कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पाए गए हैं। द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द वायरस इन एंटार्क्टिका। तो वायरस जो एंटार्क्टिका में है उसका पहला इंस्टेंस है। एंटार्क्टिका इज uninhabited except for those manning the nearly 60 permanent stations established by several countries including India for carrying out scientific research। तो एंटार्क्टिका में अगर बात करें तो एंटार्क्टिका में नो पीपुल, इनहेबिटेड अनइनहेबिटेड है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ का इंडिजिनस पॉपुलेशन 0 के इक्वल है। ठीक है, केवल वहाँ 60 परमानेंट स्टेशंस हैं। परमानेंट स्टेशंस किसके द्वारा है, सेवरल कंट्रीज के द्वारा है। क्या काम है उन लोगों का, साइंटिफिक रिसर्च करना। बिकॉज एंटार्क्टिका के रिसर्च से बहुत कुछ पता चलता है और बहुत सारा साइंटिफिक फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना वहाँ देखने को मिलता है जो अर्थ के बहुत सारे साइंटिफिक मिस्ट्रीज को सॉल्व कर देता है। एट 14,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, 5,400 स्क्वायर माइल्स, इट इज़ द 5th लार्जेस्ट कंटिनेंट। एंटार्क्टिका के बारे में बात हो रही है। इंडियन एंटार्क्टिका प्रोग्राम इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम अंडर द कंट्रोल ऑफ नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशियन रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर में हमारा जो भी वहाँ पर रिसर्च प्रोग्राम चलता है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर है। ठीक है, मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम है अंडर द कंट्रोल ऑफ नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिका एंड ओशियन रिसर्च। ओके, इंडिया ऑफिशियली एक्सीडेड टू द एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम इन 1983। अब कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं इंडिया के जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक बार उसको देख लो क्या है। पहला है दक्षिण गंगोत्री। गंगोत्री जहाँ से हमारा गंगा फ्लो करता है, तो दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया था एंटार्क्टिका को। एक फर्स्ट इंडियन साइंटिफिक रिसर्च सेंटर बेस था वहाँ एंटार्क्टिका में इंडिया का, और इसी को नाम दिया गया था दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, एंटार्क्टिका में इंडिया ने पहला रिसर्च सेंटर बनाया था एंड इट वाज नेम्ड दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, इट हैज़ वीकेंड एंड बिकम जस्ट अ सप्लाई बेस। और ये बाद में फिर बहुत कमज़ोर हो गया बिकॉज फर्स्ट था, तो जाहिर सी बात है
जब शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की तो वो उतना इम्फेटिक नहीं होता है, तो जस्ट सप्लाई बेस बन के अब रह गया है। द मैत्री, इंडिया सेकेंड परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन एंटार्क्टिका, इट वाज बिल्ट एंड फिनिश्ड इन 1989। जाहिर सी बात है 83 में हमने साइन किया था, तो 89 तक में एक परमानेंट रिसर्च स्टेशन हमने बनाया। सिचुएटेड ऑन द रॉकी माउंटेन्स रीजन कॉल्ड Skirmicher Oasis, India also built a freshwater lake around Maitri known as Lake प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी किसका नाम था वैसे? प्रियदर्शनी नाम था इंदिरा गांधी का। भारती, India's latest research station operation since 2012. It has been constructed to help researchers work in safety despite the harsh weather. Bharti, India's first committed research facility and is located about 3000 km east of Maitri। ठीक है कि सागर निधि 2008 में ये कमीशन हुआ था और ये इंडियन वेसल्स को नेविगेट करता है एंटार्क्टिका के वाटर में। ओके, सॉरी, नेविगेट करने में मदद करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंटार्क्टिका ट्रीटी सिस्टम, एंटार्क्टिका ट्रीटी एंड रिलेटेड एग्रीमेंट्स आर collectively known as the Antarctic Treaty System. It regulates international relations with respect to Antarctica. Antarctica is defined as all of the land and ice slabs south of 60 degree latitude. तो 60 डिग्री लैटिट्यूड से जो, ये तो इक्वेटर है, ठीक है ना, ये जो 60 डिग्री लैटिट्यूड से जो साउथ में 60 डिग्री लैटिट्यूड से साउथ में जो भी हमारा एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, तो एंटार्क्टिका, उस लैंड को डिफाइन किया गया है एंटार्क्टिका के आइस के फॉर्म में। एंटार्क्टिक ट्रीटी सेक्रेटेरिएट हेडक्वार्टर्स इज इन ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। तो एंटार्क्टिक ट्रीटी सेक्रेटेरिएट एंटार्क्टिका में नहीं है, ये कहाँ है? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में है। ठीक है, अर्जेंटीना में। इंडिया के बारे में बात करें, एंटार्क्टिक ट्रीटी के बारे में बात करें तो ये आया था फोर्स में 1961 में। आज के डेट में 53 पार्टीज है इसका मेंबर्स। सेट्स असाइड एंटार्क्टिका एज अ साइंटिफिक प्रिजर्व। ठीक है, एंटार्क्टिका को एक साइंटिफिक प्रिजर्व के रूप में ये डिफाइन करती है कि एंटार्क्टिका का प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। एंटार्क्टिका ट्रीटी प्रोविजंस शैल बी यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पजेज ओनली। सिर्फ शांतिपूर्ण कारणों से ही हम उसका यूज कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इन एंटार्क्टिका एंड कोऑपरेशन टुवर्ड दैट एंड शैल कंटिन्यू। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस एंड रिजल्ट फ्रॉम एंटार्क्टिका शैल बी एक्सचेंज्ड एंड मेड फ्रीली अवेलेबल। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, National Center for Polar and Ocean Research (NCPOR) was established as an autonomous research and development institution of the Ministry of Earth Sciences in 1998, located in Goa। ठीक है ना, तो याद रखना, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च (NCPOR) located in Goa, responsible for country's research activities in the polar and southern ocean realms। इसका बस यही एक काम है इस पोलर एंड ओशियन रिसर्च सेंटर का कि ये पोलर और सदर्न ओशियन रियाम्स के बारे में अपना रिसर्च करता रहे। ठीक है, पोलर में तो दोनों आ जाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों। ओके, अब आगे जो एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, फ्री फ्लाई फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये इतना गुड न्यूज़ है कि मुझे लगा था कि आज इसे सबसे पहले इसी को रखूँ, भूल गया मैं, सॉरी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। क्या अच्छा है देख लो। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC along with the Wildlife Conservation Society India has come up with a unique initiative of Firefly Bird Diverter for overhead power lines in areas where great Indian bustard population are found in the wild। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में थोड़ा सा जान लो, ऐसे मैं बताऊंगा अभी। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इन द वर्ल्ड। साइंटिफिक नेम इसका ये है, ठीक है, एर्डियोटिस निग्रिसेप्स। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमेशा न्यूज में रह रहा है आजकल। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी है। जनरली फेवर फ्लैट ओपन लैंडस्केप
ठीक है ना। ये पूरा जो फ्लैट ओपन लैंडस्केप है उसके ऊपर उड़ना ये ज़्यादा पसंद करता है। और इसका जो विजुअल है, मिनिमल विजुअल ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिस्टर्बेंस देयरफॉर अडेप्ट वेल इन ग्रासलैंड्स। ठीक है। तो जैसे कि ईगल है, ईगल बहुत फास्ट उड़ता है और बहुत दूर तक के चीज़ों को बहुत ही प्रिसाइजली वो देख पाता है, बहुत डेलिकेट मैनर में वो देख पाता है। वो घास में छुपे हुए चूहे को भी बहुत अच्छे से देखकर ऊपर से ही आकर उसे लेकर उड़ जाता है। लेकिन इसका जो विजुअल है पावर वो थोड़ा सा कम है, इसलिए ये ग्रासलैंड में ज़्यादा उड़ना पसंद करता है, जंगलों में ज़्यादा नहीं जाता है। इट्स पॉपुलेशन इज कन्फाइंड मोस्टली टू राजस्थान एंड गुजरात। सम पॉपुलेशंस अकर इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात हो रही है। अब देखो, अगर IUCN स्टेटस की बात करें तो ये है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है। साइट्स के अकॉर्डिंग ये अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग ये शेड्यूल 1 में है। मतलब हर तरफ से हम ये देख रहे हैं कि ये सच में एक्सटिंक्शन के कगार पर शायद हो जाए 10 सालों में, इस तरह से अगर इसका हालत ऐसा ही रहा तो इसलिए इसका ये चूँकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी का, तो इसको प्रिजर्व करना हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है। तो जो भी हमारा वायर पास कर रहा है वहाँ पर इन जंगलों के बीच से होकर के आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में जहाँ पर ये पाया जाता है, वहाँ पर जो हाई वोल्टेज वायर क्रॉस करता है, ठीक है, ओवरहेड पावर लाइंस, हाई वोल्टेज वायर जहाँ से पास करता है जिसमें करंट होता है, अक्सर देखा जाता है कि ये करंट से टकरा कर, वो वायर से टकरा कर मर जाते हैं। बिकॉज मैंने कहा इनका विजुअल जो रेंज है थोड़ा सा कम होता है, तो अक्सर ये मारे चले जाते हैं उन हाई वोल्टेज लाइंस के कारण, पावर लाइन के कारण। तो उन पावर लाइंस में फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स को लगाया गया है, विच आर फ्लैप्स इंस्टॉल्ड ऑन पावर लाइंस। एक फ्लैप्स के जैसा है, इंस्टॉल्ड ऑन पावर लाइंस। दे वर्क एज रिफ्लेक्टर फॉर बर्ड स्पेसीज लाइक GIB, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये जो हैं फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स, ये रिफ्लेक्टर का काम करते हैं बर्ड स्पेसीज के लिए। बर्ड कैन स्पॉट देम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 मीटर्स एंड चेंज देयर पाथ ऑफ फ्लाइट टू अवॉइड कोलिजन विद द पावर लाइन्स। तो बर्ड उन्हें 50 मीटर्स अवे ही स्पॉट कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह का रिफ्लेक्टर है, ये इतना चमकेगा कि उसको बहुत ही ईजिली नोटिस कर लेगा वो जो भी पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और वो सेफली फिर वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ठीक है, इसलिए इसको डाइवर्टर कहा गया है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी न्यूयॉर्क, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क, एम्स टू कंजर्व द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइल्ड प्लेसेस इन 14 प्रायोरिटी रीजन्स। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी न्यूयॉर्क के ही साथ मिलकर के इंडियन गवर्नमेंट का जो ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, यानी कि MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो है, ये इसी एसोसिएशन के साथ मिलकर के ये इनिशिएटिव लिया गया है। ओके, नाउ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में कुछ और डिटेल है, आप इसको अच्छे से देख लेना। इट इज़ वन ऑफ द स्पीसीज फॉर द रिकवरी प्रोग्राम अंडर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। The Great Indian Bustard, Asian Elephant and Bengal Florican have been included in Appendix 1 of the UN Convention on Migratory Species at the 13th Conference of the Parties COP to the Convention on Migratory Species in Gandhinagar, Gujarat. So, ये पूरा का पूरा टॉपिक था हमारा, एंड आई होप आप सब ने इसे बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ जानने को मिला होगा आपको, और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। With this note, we conclude the session. If you are watching this session first time, then please subscribe and press the bell icon so that you can get proper notification of our regular updates. Thank you very much. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Goodbye.